Hello and Namaskar. This is Rishabh Singh and welcome to Shriram IAS UPSC Prep. We are beginning with a new initiative on modern history where we'll try to complete the relevant chapters of modern history in 7 to 8 classes. These classes will be relevant for your UPSC prelims, be it 2026, 2027 and so on, as well as UPSC mains and any other competitive examination where modern history plays a crucial role. The language of this class will be in English, means if you are comfortable in English, well and good. अगर आप हिंदी में comfortable हैं तो भी well and good. लैंग्वेज के बेसिस पर कोई भी हिंड्रेंस नहीं आने वाला है. तो ये जो सीरीज है उसमें पहला जो क्लास रहेगी वो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पर रहेगी. काफ़ी टेक्निकल टॉपिक रहता है एंड स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है कि किस तरीके से क्रोनोलॉजी सेटअप हुई, क्यों बैक टू बैक यूरोपियन पावर्स इंडिया में आना शुरू किए. तो हम बिल्कुल क्रोनोलॉजी वाइज जो है स्टोरी के साथ, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग, कि आपको बैकग्राउंड होना पता होना ज़रूरी रहेगा. तो जो भी इंसिडेंट्स इवेंट्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेंगे, उनको हम कवर करते चलेंगे. एंड इसमें मैंने इन्फोग्राफ्स का भी यूज़ किया है, इसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स भी यूज़ किए हैं. सो बहुत ही यूजफुल डॉक्यूमेंट रहने वाला है. एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एंड तक जरूर से बने रहिए, क्योंकि दिस क्लास विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स 2026. मेंस के लिए तो रहेगी, बट प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके स्टेटमेंट में आ जाते हैं वो मैंने एज इट इज़ इंडक्ट किए हुए हैं. क्लियर हो गया? बट हम फर्दर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर ऑल द सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स. इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस prestigious examination, but somehow you are not able to figure out how to prepare for this examination, you are confused in your preparation, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए. We at Shriram IAS running a free 1-to-1 initiative जहां पर आप अपने सभी डाउट्स रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन पूछ सकते हैं. इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म होगा, उस गूगल फॉर्म को ओपन करिए एंड फील फ्री टू आस्क एनी डाउट्स रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन, जिसके बाद हमारे क्वालिफाइड मेंटर्स आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे. साथ ही साथ ये जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत ही यूजफुल रहने वाला है. एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड द लेक्चर ऑफ दिस पीडीएफ तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हैं. यू हैव टू सर्च ऋषभ_knowledge_RS Life, मेरा टेलीग्राम हैंडल मिल जाएगा. साथ ही साथ आप श्रीराम IAS के ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी मैं पीडीएफ अवेल करा दूंगा. क्लियर हो गया? चलिए अब अपने इंटरेस्टिंग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. नाउ सबसे पहले हम समझें कि एक बैक टू बैक यूरोपियंस कैसे आना शुरू हुए. हम पोर्चुगीज की बात कर ले, हम डच की बात कर ले, हम ब्रिटिशर्स की बात कर लें, ब्रिटेन की बात कर ले, हम फ्रेंच की बात कर ले. उससे पहले हमको समझना होगा कि ये एडवेंट स्टार्ट क्यों हुआ. ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या था. देखिए, अगर मैं बात करूं, ये जब बात हो रही है तो क्या होता था ना, एशियंट, अगर हम एशियन टाइम में बात करें तो ये यूरोप आपको दिख रहा है, ठीक है, और इधर हमारा भारत है, ठीक है, ईस्ट उस हम कह रहे हैं, ठीक है, ये पूरा ईस्ट है. तो वेस्ट और ईस्ट के बीच में ट्रेड हुआ करता था, ठीक है, ट्रेड हुआ करता था, कंटिन्यूसली ट्रेड हुआ करता था. स्पाइसेस की बात कर लें, ठीक है, पेपर की बात कर लें, और दूसरे इंपॉर्टेंट जो कमोडिटीज हैं वहां से ट्रेड हुआ करता था. बट हुआ क्या, ठीक है, इस पूरे रीजन में, और ट्रेड होता कैसे था, ये एक्सेस हुआ करता था, ठीक है, ये मेडिटेरियन सी से होते हुए अरेबियन सी से विया जो ईस्ट रीजन है वहां से कनेक्टिविटी होती थी. बट क्या हुआ कि इस रूट को ब्लॉक कर दिया गया. क्यों? क्योंकि यहां पर इस पूरे रीजन में आपने एक टर्म सुना होगा, ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन एम्पायर का जब कंट्रोल आया इस पूरे के पूरे रीजन में, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस लैंड रूट को मोनोपोलाइज कर दिया, ठीक है, यहां पर अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश कर दी. एंड इसी के साथ साथ इटालियन सिटीज, ठीक है, इटालियन सिटीज, तो इटली की 2 इंपॉर्टेंट सिटीज, ठीक है, इटली की सिटीज और जो ऑटोमन एम्पायर है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो वेस्ट और ईस्ट में डायरेक्ट एक्सेस हुआ करता था ट्रेड का, इस डायरेक्ट एक्सेस को ब्लॉक कर दिया. क्योंकि ये एक रूट हुआ करता था, इस रूट पर अपनी मोनोपोली स्ट्रॉन्ग कर दी कि भाई अगर आपको ट्रेड करना है तो यू हैव टू पे सम चार्जेस एज इट इज, क्योंकि यहां पर कंट्रोल ऑटोमन एम्पायर का है. तो इस मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, किस मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए, मैं बिल्कुल निटी-ग्रिटीज में जाऊंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाऊंगा. इस वजह से आप बिगनर लेवल पर भी है ना, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल क्लास होने वाली है. नाउ टू ब्रेक दिस मोनोपोली, टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ ऑटोमन एम्पायर एज वेल एज इटालियन सिटीज, 2 कंट्रीज के बीच में या यूरोप में जो है आपका एज ऑफ डिस्कवरी स्टार्ट होती है. स्टार्ट किया, एज ऑफ डिस्कवरी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ऑल्टरनेट रूट्स अब स्टार्ट हो रहे हैं. क्योंकि
अगर हम बात करें तो उस टाइम यूरोप में, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही थी, ठीक है, इकोनॉमिक अपग्रेडेशन हो रहा था, ठीक है, डिमांड्स बढ़ रही थी इंडियन स्पाइस की। तो ऐसे में जो यूरोप की और कंट्रीज हैं उनको एक्सेस चाहिए था ईस्ट साइड का, ठीक है, ईस्ट, जिसमें आपका इंडिया आ गया, जिसमें आपका इंडोनेशिया आ गया, ठीक है, इस पूरे इंडियन ओशन रीजन का एक्सेस चाहिए था। अब ये जो एक्सेस है ये तो ब्लॉक है, तो इन्होंने स्टार्ट करी ऑल्टरनेट रूट, ठीक है, ऑल्टरनेट रूट स्टार्ट करी। और इस तरीके से जो ऑल्टरनेट रूट है आपका केप ऑफ गुड होप, ठीक है, ये आपका केप ऑफ गुड होप है, यहां से जो है फिर आपकी कैलीकट, आपने टर्म सुना होगा, वास्को डगामा, ठीक है, ये कैलीकट पहुंचते हैं और यहां से जो है फिर आपका डिस्कवरी होती है, इस ऑल्टरनेट रूट को डिस्कवर किया जाता है। एंड जैसे ये रूट डिस्कवर हुआ उसके बाद तो फिर आप देखोगे कि बैक टू बैक यूरोपियन पावर जो है उनका आगमन जो है या उनका बिगिनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। सो बेसिक जो रीजन था वो आपको समझना होगा, वो क्या था, वो ये था क्योंकि इस पूरे रूट को ब्लॉक कर दिया था, मोनोपोली यहां पर आ गई थी, ठीक है, एंड द अदर कंट्रीज हैव टू पे सम चार्जेस अगर उनको ईस्ट से ट्रेड करना है। तो इस वजह से ऑल्टरनेट जो रूट है इनकी खोजबीन जो है, जिसे हम सिंपल भाषा सिंपल लैंग्वेज में कहें, खोजबीन जो है ये स्टार्ट होती है। एंड ये केप ऑफ गुड होप से होते हुए जो वास्को डगामा है वो कैलीकट पहुंचते हैं एंड फिर यहां से जो है आपका स्टार्ट होता है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। तो मैंने आपको जो बताया कि वेनिस और जेनो ये दो इंपॉर्टेंट सिटीज है इटली की, इन्होंने, ठीक है, और ऑटोमन एम्पायर ने इन्होंने क्या कर लिया था, यूरोप और एशिया के ट्रेड में मोनोपोली सेटअप कर दी थी। एंड जो स्पेन और पोर्चुगल थे इनको एक्सेस नहीं मिल रहा था, क्यों, क्योंकि इस रूट को एक्सेसिबल नहीं बनाया जा रहा था। सो इस वजह से स्पेन और पोर्चुगीज ने डिसाइड किया कि हम ऑल्टरनेट रूट की तरह चलेंगे। और ऑल्टरनेट रूट की तरह कहां से डिसाइड किया, ये केप ऑफ गुड और आपका कैलीकट। क्लियर हो गया। इसमें आपका इंडिया और इंडोनेशियन स्पाइस आइलैंड, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया है वही एज इट इज लिखा हुआ है। सिल्क और स्पाइसेस की डिमांड थी, ठीक है, स्पेस एंड पोर्चुगीज, इस तरह से मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स भी डाले हैं। स्पेन एंड पोर्चुगल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिल रहा था, तो इस एक्सेस को अवेल करने के लिए इन्होंने जो है स्टार्ट करी ऑल्टरनेट रूट। एंड यहीं से जो है आपका एज ऑफ डिस्कवरी, इसे कहा जाता है एज ऑफ डिस्कवरी, इवेंचुअली लेड टू एज ऑफ डिस्कवरी। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। जो पोर्चुगल है उन्होंने जो टिप ऑफ अफ्रीका है उसके साउथ, ठीक है, उसके साउथ जाने का ट्राई किया। एंड जो स्पेस है और जो स्पेन है उन्होंने वेस्ट अक्रॉस अटलांटिक, और इसी तरीके से अमेरिका जो है, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका है वो इसी तरीके से एक्सीडेंटली फाइंड हुआ था। तो पोर्चुगीज और स्पेन इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम जो हैं अब ऑल्टरनेट रूट जो है वो फाइंड करेंगे। तो इस ऑल्टरनेट रूट में क्या हुआ कि पोर्चुगीज, ठीक है, पोर्चुगीज जो है ये आपके टिप ऑफ अफ्रीका के साउथ एंड अटलांटिक के वेस्ट में गए आपके स्पेन, और इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका जो है ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गया। इधर आपका इंडियन ओशन वाला रूट जो है वो डिस्कवर हो गया, वहां पे उनको पता चल गया। एंड इसी वजह से इसे एज ऑफ डिस्कवरी बोला जाता है। तो 1492 कोलंबस जो है वो अमेरिका को या नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर करते हैं। एंड 1498 में क्या हुआ था कि जो वास्को डगामा है, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, वैसे यूपीएससी में तो नहीं पूछेगा बट आपके स्टेट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि किस कंट्री से थे। तो ये वास्को डगामा जो है ये आपके पोर्चुगल के थे, ठीक है, ये आपके कैलीकट पहुंचते हैं। और इसका रीजन क्या था, इसका रीजन यही था कि मोनोपोली ब्रेक करनी है। और जैसे ये रूट फाइंड हुआ 16th सेंचुरी में, उसके बाद मोनोपोली, ट्रेड की मोनोपोली आपकी स्पेन एंड पोर्चुगल ने सेटअप करी। एंड फिर बाद में फ्रेंच आए, बाद में ब्रिटिशर्स आए। एंड फिर फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की अभी हम आगे चल के पूरा डिस्कस करेंगे। फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में राइवलरी भी चली एंड इवेंचुअली ब्रिटिशर्स ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टैब्लिश किया। और ये जो है आपका 1947 तक इस तरीके से ये उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए रखा, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिया, बट आपके एग्जामिनेशन में जब पूछेगा कि क्या रीजंस थे जिनकी वजह से ये एज ऑफ डिस्कवरी या जो ऑल्टरनेटिव रूट हैं इनको डिस्कवर करना स्टार्ट हुआ, तो आपको प्रॉपर आंसर देने होंगे। तो पहला आप दोगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इस तरीके से मैंने इन्फोग्राफ भी सेटअप किए हुए, क्रिएट किए हुए, ठीक है, इसलिए बहुत ही यूजफुल डॉक्यूमेंट है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या है, फैक्टर्स बिहाइंड द राइज ऑफ सी रूट। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है नेविगेशन, ठीक है। सिग्निफिकेंट जो यूरोप, जैसे मैंने आपको बताया स्पेन हो गया,
ठीक है, स्पेन हो गया, फिर आपका पोर्चुगल हो गए। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्टार्ट होने लग गए थे, ठीक है। और सी रूट, भाई जब आपके पास नेविगेशन की टेक्नोलॉजी है तो आप इसी नेविगेशन के थ्रू तो सी रूट को फाइंड करोगे ना। तो इस नेविगेशन ने, ठीक है, इस नेविगेशन ने इस सी रूट को फाइंड करने में काफी ज्यादा हेल्प करी। क्यों? एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, जैसे मैं आपको बताया कि जो अरब्स हैं या जो ऑटोमन एम्पायर था, उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने लैंड रूट को काफी ज्यादा अनस्टेबल कर दिया था, ठीक है। जो लैंड रूट से डायरेक्ट एक्सेस मिलता था उसको काफी अनस्टेबल कर दिया था, ठीक है, अनस्टेबल कर दिया था। तो नेविगेशन और शिप बिल्डिंग, ठीक है, इसके थ्रू क्या हुआ कि जो सी रूट है इसको डिस्कवरी करना आसान हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, वो था गन पाउडर, ठीक है। 13th सेंचुरी आते आते जो गन पाउडर है, ठीक है, जो गन पाउडर है वो आपका यूरेशिया यानी कि यूरोप की कंट्रीज, ठीक है, एशियन कंट्रीज में स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। अब क्या होता था कि पहले जब गन पाउडर नहीं होता था या गन पाउडर नहीं है, तो आप अगर नेविगेट करके सी रूट की तरफ जा रहे हो तो आप पर कोई भी अटैक कर सकता था। बट अब जब गन पाउडर आ गया, ठीक है, जब आपके पास गन पाउडर आ गया तो क्या हुआ, आप अपने शिप को प्रोटेक्ट कर सकते थे दूसरे के अटैक से। तो नेविगेशन से आपको सी रूट का आइडिया हो गया, लेकिन अब आप सी रूट में जा रहे हो, ठीक है, आप सी की तरफ जा रहे हो, किसी रीजन का स्ट्रॉन्ग होल्ड है उस सी से, तो आप पर वो अटैक कर सकता है। अगर अटैक कर देगा तो आपकी ये शिप जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो नेविगेशन के साथ साथ जो गन पाउडर है उसने क्या किया कि नेविगेशन ने रूट प्रोवाइड किया, और इस रूट के थ्रू सक्सेसफुली ये जो शिप है ये अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। इसकी प्रोटेक्शन कैसे हुई? इसकी प्रोटेक्शन आपकी गन पाउडर के थ्रू हुई, इसकी प्रोटेक्शन आपकी गन पाउडर के थ्रू हुई। क्लियर हुआ? तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आपका नेविगेशन, शिप बिल्डिंग और गन पाउडर, ये 2-3 इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिनकी वजह से ये एज ऑफ डिस्कवरी या जो सी रूट है इसका राइज हुआ। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ इन यूरोप, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इन यूरोप। क्या हुआ कि जो यूरोप की इकोनॉमी थी वो रैपिडली एक्सपैंड होना स्टार्ट कर दी, ठीक है। जो लैंड था उसका एक्सपेंशन अंडर कल्टीवेशन ये स्टार्ट होने लग गया। जो साइंटिफिक क्रॉप आपका रोटेशन है ये होने लग गया। और जब ये सारी चीजें होंगी, जब इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगा, जब इकोनॉमिक राइज होगा, तो क्या होगा, टाउन्स और ट्रेड का इंक्रीज होगा। जब टाउन्स, ठीक है, टाउन्स का, सिटीज का, ट्रेड का इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो डिमांड भी बढ़ेगी आपकी। और ये डिमांड किसकी बढ़ी? डिमांड आपकी स्पाइस, ठीक है, स्पाइसेस, ठीक है, स्पाइसेस और पेपर और सिल्क, इन सब की जो है डिमांड बढ़ने लग गई। अब जब डिमांड बढ़ने लग गई और सप्लाई नहीं आ रहा है तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है आपको ऑल्टरनेटिव्स देखने पड़ेंगे ना। जब डिमांड है और वहां से जो पहले एक्सेस हुआ करता था वो अब ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, अब वो ब्लॉक हो चुका है, तो डेफिनेटली यू नीड एन ऑल्टरनेटिव रूट। तो इस वजह से भी कि यूरोप की जो इकोनॉमिक कॉजेस थे, डिमांड फॉर स्पाइसेस एंड पेपर और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन यूरोप, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के पीछे। क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी किसी भी कंट्री की, जितनी इकोनॉमी ग्रो करेगी, जितना ट्रेड इंक्रीज होगा, जितनी सिटीज इंक्रीज होगी, डेवलप्ड होगी, उतना ही डिमांड बढ़ेगा आपके मटेरियलिस्टिक चीजों का। और उसमें आपका स्पाइसेस आ गए, ये तो मटेरियलिस्टिक हैं भी नहीं, ठीक है, ये प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स हैं। एंड स्पेशली यूरोप में जो मीट है उसको प्लेटेबल बनाने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा जरूरी थे, बहुत ज्यादा। क्योंकि भाई अगर आपको डिश खानी है, ठीक है, एक प्रॉपर डिनर बनाना है, तो यू नीड इंग्रेडिएंट्स, यू नीड स्पाइसेस, यू नीड पेपर। तो उसके लिए डिमांड आ रही थी, एंड इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, गन पाउडर, इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया। क्लियर हो गया? तो ये आपके 3 से 4 इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिनका आप आंसर लिखोगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड द एज ऑफ डिस्कवरी। तो ये आप 3 से 4 फैक्टर लिखोगे, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, समझ गए क्या रीजन था, क्यों जो है ये एज ऑफ डिस्कवरी स्टार्ट हुई, लॉजिक क्या था, स्टोरी क्या थी। आई थिंक आपको ये पहला पार्ट क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं यूरोपियन कंट्रीज को एक एक करके देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पोर्चुगीज के एडवेंट को देखेंगे, फिर डच के एडवेंट को देखेंगे, फिर ब्रिटिश के एडवेंट को देखेंगे, फिर हम फ्रेंच को देखेंगे, और फ्रेंच के साथ साथ हम लास्ट में देखेंगे कि फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में किस तरीके से एक फाइट रही इंडिया में, स्पेशली इन दी सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, और क्यों जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपकी बेटर रही, वो क्यों सक्सेस कर गई, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों नहीं सक्सेस कर पाई। इस तरीके से पूरा जो लेक्चर है ये जो है आपका कंक्लूड होगा।
पोर्चुगल के वास्को ड गामा ने कैलिकट वो पहुंच गए, ठीक है, और ये इंडिया अराइव करते हैं। पहले यूरोपियन थे, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जो पोर्चुगीज है वो द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया। ये सारे आपके प्रीलिम्स के एज इट इज स्टेटमेंट है भैया, इसको एकदम ऐसे ही एज इट इज लिख लो। अब ये आते हैं, पोर्चुगीज आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि भाई इकोनॉमिक फैक्टर था ही, साथ ही साथ रिलीजियस मोटिव्स भी था, ठीक है। इनको क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करनी थी। क्यों क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करनी थी? सो दैट ये अरब के, ठीक है, जो अरब इटालियन मोनोपोली है ईस्टर्न ट्रेड पर, ठीक है, इस वजह से, एंड साथ ही साथ क्रिश्चियनिटी को क्यों स्प्रेड करना था? क्योंकि इनको टर्किश इंफ्लुएंस को काउंटर करना था। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और एडवेंट ऑफ द पोर्चुगीज में अगर आपको स्टेटमेंट आ जाए कि जो पोर्चुगीज हैं, क्या उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक था? तो नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था। इकोनॉमिक वॉज अ मेजर फैक्टर, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर। इकोनॉमिक के साथ साथ रिलीजियस मोटिव्स भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। इकोनॉमिक टर्म्स में कैसे आए? क्योंकि उनको आपका अरब और इटालियन, जो इटालियन सिटीज मैंने बताई, वो जो 2 सिटीज बताई, उनकी मोनोपोली को ब्रेक करना था, एंड साथ ही साथ नाउ टू काउंटर द टर्किश इन्फ्लुएंस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पोर्चुगीज चाह रहे थे कि क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड हो, ठीक है, और कुछ नहीं। जैसे इनका एडवेंट हुआ 10 to 15 ईयर्स के अंदर अंदर ही इन्होंने क्या किया, जो इंडियन ओशन रीजन था वहां पर जो अरब डोमिनेंस थी, इसको वीक कर दिया, ठीक है, इसको वीक कर दिया, और प्रॉपर अपना जो कंट्रोल है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट था कि जो पोर्चुगीज की नेवल पावर थी, इनकी नेवल पावर काफी स्ट्रांग थी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने नेविगेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सब कर लिए थे, तो इनकी एक प्रॉपर नेवल पावर थी, जिसकी वजह से विद इन 10 to 15 ईयर्स इन्होंने क्या किया, इन्होंने अरब की जो मोनोपोली थी या जो डोमिनेंस था इंडियन ओशन रीजन में, उसे काफी हद तक वीक कर दिया, एंड अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो क्रिएट कर दिया, वो स्टैब्लिश कर दिया। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ टॉर्डेशिलास, ठीक है, व्हाट इज द टर्म? टॉर्डेशिलास, ठीक है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेशिलास। अब ये आपकी साइन हुई थी 1494 में, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इसमें क्या हुआ कि जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है, अच्छा ये जो ट्रीटी है ये आपके किसके बीच में साइन हुई थी? स्पेन और पोर्चुगीज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। इसी तरीके की जो ट्रीटी पूछते हैं और फिर कहते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में यार पता नहीं कहां से पूछ लेते हैं, यही सब पूछते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इस ट्रीटी ने क्या किया कि इस ट्रीटी ने जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है उसको डिवाइड कर दिया बिटवीन स्पेन एंड पोर्चुगल, और इस लाइन के ईस्टर्न टेरिटरीज में जो भी टेरिटरीज पड़ेंगी, या ईस्टर्न साइड में जो भी टेरिटरीज पड़ेंगी, उसका कंट्रोल पोर्चुगल के पास रहेगा, और इस लाइन के जितनी भी वेस्टर्न टेरिटरीज है, इस लाइन की जितनी भी वेस्ट टेरिटरीज है, उसका कंट्रोल स्पेन के पास रहेगा, ठीक है, स्पेन के पास रहेगा। तो इस ट्रीटी से ड्रिवन होके भी आपका जो पोर्चुगीज हैं वो आपके इंडियन ओशन रीजन या जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहां पहुंचते हैं। तो ये ट्रीटी याद रख लेना भाई, 1494 में साइन हुई थी, जहां पर नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया ईस्ट और वेस्ट में। तो जो ईस्टर्न साइड है वहां पर पोर्चुगीज कंट्रोल करेंगे उन टेरिटरीज को, और वेस्टर्न साइड जो है आपकी जो स्पेन है वो स्पेन जो है उधर जो टेरिटरीज आ रही है वो कंट्रोल करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 1498 वास्को ड गामा सबको पता है, उसके साथ साथ आपके कैब्रल भी अराइव करते हैं इंडिया। 1498 से 1500 तक के कुछ की इवेंट्स आपको समझने होंगे। सबसे पहले क्या हुआ, वास्को ड गामा आते हैं, ठीक है, 3 शिप्स के साथ। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भाई। देखो हिस्ट्री में आपको स्टोरी तो मैं समझा दिया, बट आपको कुछ कुछ फैक्ट्स भी याद रखने पड़ेंगे। तो मई 1498 में 3 शिप्स के साथ वास्को ड गामा जो हैं, जिनको एक गुजराती पायलट, ये भी नाम याद रख लीजिए, अब्दुल माजिद, ये हेल्प करते हैं और ये कैलिकट पहुंचते हैं। और उस वक्त कैलिकट में रूल कौन कर रहे थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जमोरिन, ठीक है, जैमोरिन जो भी आप बोल लो, ठीक है, ये जो हैं ये इंडियन रूलर थे, ये रूल कर रहे थे उस वक्त कैलिकट में, और ये वेलकम भी करते हैं, ठीक है। और वास्को ड गामा जब कैलिकट पहुंचे, ठीक है, वास्को ड गामा जब कैलिकट पहुंचे और जब वहां से वो, ठीक है, वहां से वो वेल्थ लेके या जो भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जब वो लेके यूरोप गए, तो उनको रियलाइज हुआ, ठीक है, उनको रियलाइज हुआ कि कितना वेल्थ है और कितना ये एडवांटेजेस, ठीक है, कितनी वेल्थ है ईस्टर्न पार्ट में, एंड अगर ये ट्रेड इस तरीके से सेटअप रहेगा तो कितना बेनिफिट हो सकता है। इसी वजह से जो है 1500 के अराउंड आपका पेड्रो एल्वारेस कैब्रल,
ये भी आते हैं इंडिया, ठीक है, और ये आते हैं स्पाइसेस को नेगोशिएट करने के लिए, ये भी कैलीकट ही आते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि वास्को ड गामा तो 1498 में, ये सबको पता है, लेकिन 1500 में कौन है? 1500 में आपके कैब्रल आते हैं, पेड्रो कैब्रल आते हैं 1500 में, ये भी कैलीकट आते हैं और ये नेगोशिएट करते हैं स्पाइसेस को। क्यों? क्योंकि वास्को ड गामा जब इंडिया से यूरोप गए, ठीक है, अपनी कंट्री में गए, तो ये रियलाइज हुआ वहां पर कि इंडिया के साथ ट्रेड करने में या इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड करने में कितना बेनिफिट होगा। क्योंकि अभी लोग डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। क्या हो रहा था कि जो भी ट्रेड हो रहा था ना, तो वहां पर क्योंकि मोनोपोली थी इटली की, अरब की, तो इनको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता था। बट ये जब बीच का पेमेंट हट जाएगा और डायरेक्ट जब ट्रेड होगा तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जब ये वास्को ड गामा पहुंचे तो इनको रियलाइज हुआ। इसके बाद जो है आपके पेड्रो कैब्रल आते हैं, ठीक है, ये स्पाइसेस के लिए नेगोशिएट करते हैं और ये जो है फैक्ट्री और जो ट्रेडिंग पोस्ट है ये सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। एंड यहां से जो पोर्चुगल का स्ट्रॉन्ग होल्ड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, इंडिया में, वो आपका स्टार्ट होना, वो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड बिल्ड होना जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये कुछ की इवेंट्स थे आपके 1498 से लेके 1500 तक। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर्स के बारे में भी जानिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रिलिम्स में आपसे स्टेटमेंट्स कई बार पूछे जाते हैं और एस्पिरेंट्स बैक टू बैक कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। ये भाई आपके पहले वॉइस रॉय थे। एल्मीडा को बोला जाता, एल्मीडा जो है वो अपॉइंट किए गए थे एज द फर्स्ट पोर्चुगीज वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब देखिए क्या हुआ, अब थोड़ा सा कहानी समझो, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ दीव, इसको भी याद रखिएगा, 1509 में हुआ था। अब इसके पीछे थोड़ी सी कहानी सुनो। अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, इंडिया में, इंडियन ओशन रीजन में, भाई अरब का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब जब अरब का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ठीक है, इटली की जो सिटीज है उनकी मोनोपोली है। अब जब इस मोनोपोली को ब्रेक करेगा पोर्चुगल जो है, जब इस मोनोपोली को ब्रेक करेंगे तो क्या रेजिस्टेंस नहीं आएगा? डेफिनेटली रेजिस्टेंस आएगा। और फिर, ठीक है, और फिर क्या हुआ, जो कैलीकट है, कैलीकट में जो रूलर थे, जब वो देखेंगे कि यार ये जो है ठीक है, हमने एक बार तो इनको वेलकम कर दिया, लेकिन अब ये बार बार आ रहे हैं एंड ये जो है अरब की डोमिनेंस को भी काउंटर कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, इनके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवल पावर है, तो क्या एक रेजिस्टेंस नहीं आएगा? डेफिनेटली रेजिस्टेंस आएगा। अगर आप एक रूम में रह रहे हो अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, आपका रूम पार्टनर है, कोई बाहर से कोई थर्ड पार्टनर आता है जिसको आप दोनों नहीं जानते हो, तो आप दोनों एक रेजिस्टेंस रखोगे स्टार्ट में। इवेंचुअली जब आप उसको जान जाओगे उस पर्सन को, तो आप उसके साथ जेल करोगे, बट नॉट इनिशियली ना। यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दैट थर्ड पर्सन कमिंग इन योर रूम और फ्लैट। अब ये तो हम पूरे के पूरे रीजन, पूरे की कंट्री की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब बैक टू बैक इस तरीके से पहले वास्को ड गामा आए, फिर कैब्रल आए, अब भाई ये एल्मीडा आ रहे हैं, फ्रांसिस्को एल्मीडा आ रहे हैं, इनको वॉइस रॉय बना दिया है, ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस आएगा। और रेजिस्टेंस आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, रेजिस्टेंस आपका अरब से भी आना स्टार्ट हुआ, जो सुल्तान ऑफ इजिप्ट हैं इनसे भी आना स्टार्ट हुआ, और खुद जैमोरिन जो कि रूलर थे वहां से आना स्टार्ट हुआ। और इसी रेजिस्टेंस का कल्मिनेशन हुआ, या इसी रेजिस्टेंस का कंक्लूजन ये हुआ कि एक बैटल होती है इन द ईयर 1509, दैट इज बैटल ऑफ दीव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैटल, बैटल ऑफ दीव। बैटल ऑफ दीव में क्या हुआ कि जो पोर्चुगीज की फोर्सेस थी, इन्होंने डिफीट कर दिया किस किस को? कंबाइंड नेवीज ऑफ सुल्तान ऑफ गुजरात, ठीक है, जैमोरिन ऑफ कैलीकट और सल्तनत ऑफ इजिप्ट, ठीक है, सल्तनत ऑफ इजिप्ट। और साथ ही साथ यहां पर इन आर्मीज को ऑटोमन और जो इटली की सिटीज है उनको भी सपोर्ट था। तो कंबाइंड आर्मी या जब कंबाइंड नेवल फोर्सेस को, ठीक है, जब कंबाइंड फोर्सेस को पोर्चुगीज ने हरा दिया, ठीक है, पोर्चुगीज ने जब हरा दिया, तो ये आपका एक डिसाइसिव विक्ट्री थी, ये पोर्चुगीज के लिए डिसाइसिव विक्ट्री थी, और इसने पूरे के पूरे ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड को ही शिफ्ट कर दिया। ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड को पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया, और ये मैरीटाइम ट्रेड पर इंफ्लुएंस किसका आ गया? इस पर इंफ्लुएंस आ गया पोर्चुगीज का। क्यों? क्योंकि कंबाइंड आर्मी, कंबाइंड फोर्सेस को हरा दिया यार, कंबाइंड फोर्सेस को हरा दिया। तो ये एक डिसाइसिव बैटल था व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड। तो ये बैटल के बारे में जरूर से याद रखिएगा, और इसकी स्टोरी क्या है वो भी मैं आपको बता चुका हूं, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। अब अगर हम पोर्चुगीज की बात करें तो इनकी सिंपल सी स्टोरी थी, ठीक है, इनका सिंपल सा फंडा था कि भाई
ये ब्लू वाटर पॉलिसी आपने टर्म सुना होगा। इनका सिंपल सा फंडा था कि अगर आपने वाटर को कंट्रोल कर लिया तो आप ट्रेड को कंट्रोल कर लोगे, आपने ट्रेड को कंट्रोल कर लिया तो आप भाई मनी को कंट्रोल कर लोगे। साफ बात, ठीक है। तो इनको पोर्चुगीज नेवी को पुलिस ऑफ द इंडियन ओशन भी बोला जाता था, ठीक है, पुलिस ऑफ द इंडियन ओशन भी बोला जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, शायद आपसे प्रीलिम्स पूछ ले, नॉट इन यूपीएससी बट इन स्टेट स्पेसिफिक पूछ सकता है कि पोर्चुगीज या पुलिस ऑफ द इंडियन ओशन किसे कहा जाता था, किसी नेवी को कहा जाता था, पोर्चुगीज। तो पोर्चुगीज ने सोचा कि यार हम लैंड की तरफ बिग फोर्ट्स बनाएंगे, ठीक है, वहां पे हम लोकल रूलर्स के साथ फाइट करेंगे, इससे हमारी बहुत एनर्जी जाएगी, बहुत रेवेन्यूज जाएंगे। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, क्योंकि वी हैव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वी हैव नेविगेशन टेक्नोलॉजीज, वी हैव द सीक्रेट ऑफ दिस ऑल्टरनेटिव रूट टू रीच द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव द टेक्नोलॉजी ऑफ गन पाउडर, ठीक है, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेवल पावर, सो व्हाई नॉट टू कंट्रोल द वाटर? Because if we control the water, then we'll control the trade. If we control the trade, then we'll control the money. Simple as that. तो ये भी एक बहुत स्मार्ट पॉइंट था, ये भी एक बहुत स्मार्ट क्या कह सकते हैं पॉलिसी थी पोर्चुगीज की, कि ये लोकल रूलर्स के साथ, लोकल किंग्स के साथ, ठीक है, और लैंड पर फोर्ट्स वगैरह, जो फोर्टिफिकेशन अभी हम चलेंगे सुनेंगे, अब जब अभी हम आगे बढ़ेंगे तो फ्रेंच फोर्टिफाई कर रहा है, ब्रिटिश अपने फोर्ट को फोर्टिफाई कर रहा है, पोर्चुगीज इस तरह के एस्पेक्ट्स में नहीं गए। उनका सिंपल सा फंडा था कि भाई ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और इस पर ही हम खेलेंगे, ठीक है। जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं वो सिर्फ T20 या वनडे ही खेल सकते हैं, तो उनको अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता है, वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ही और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सेम गोज फॉर पोर्चुगीज, तो वो उन्होंने अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी के थ्रू किया, और इससे क्या हुआ, इससे इन्होंने जो ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड है या जो मैरीटाइम ट्रेड है, इस पर एक कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया। और वो कैसे किया, एक कारताज सिस्टम के थ्रू। कारताज सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कारताज सिस्टम भाई ये सिंपल समझ लो कि किसी को भी ट्रेड करना है तो एक सिंपल पास देना, एक सिंपल पास लेना होगा पोर्चुगीज से, ठीक है, एक सिंपल पास लेना होगा जो भी मर्चेंट्स हैं, ठीक है, जो भी मर्चेंट्स हैं उनको ट्रेड करना है, ठीक है, उनको ट्रेड करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक पास सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया जिसे कारतास कहते हैं, और इसके लिए आपको ये समझ लो फोर्स प्रोटेक्शन पास भी था। तो इस प्रोटेक्शन पास के लिए आपको ये प्रोटेक्शन पास परचेज करना होगा पोर्चुगीज से, और ऑब्वियसली बात है उसके लिए यू हैव टू पे सम अमाउंट। क्लियर हो गया? तो ये जो कारताज सिस्टम है इसको स्टार्ट किसने किया था, पोर्चुगीज ने किया था, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वाटर पर, ठीक है, मैरीटाइम ट्रेड पर अपना पूरा का पूरा इंफ्लुएंस स्टैब्लिश कर दिया जाए। और इस वजह से एक इसे रेजिस्टेंस पास की तरह, इसे प्रोटेक्शन पास भी बोला जाता है कि भाई आपकी जो शिप है वो प्रॉपर सेफली पहुंच जाएगी जहां भी आपको पहुंचना है उसके लिए, बट आपको एक फेयर अमाउंट पे करना होगा। अगर आप पे नहीं करोगे तो भाई हमें नहीं पता कहां से कब क्या अटैक हो जाए। एक तरीके का एक ये प्रोटेक्शन पास था। तो ये कारताज पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी का ही पार्ट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक हमने गवर्नर देखा, पोर्चुगीज गवर्नर्स फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। नेक्स्ट चलते हैं अल्फांसो, ठीक है, इन्हें ग्रेटेस्ट पोर्चुगीज वॉइसरॉय की तरह भी हेल किया जाता है, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप किया था हेडक्वार्टर्स कोचिन में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इनके टाइम पे क्या हुआ, इनके टाइम पे एक परमिट सिस्टम स्टार्ट कर दिया था शिप के लिए, ठीक है। और ये परमिट सिस्टम से क्या हुआ कि जो शिप बिल्डिंग सेंटर्स थे वहां पे कारताज स्टार्ट हुआ, यहां पर क्या हुआ, परमिट सिस्टम। परमिट सिस्टम किसने स्टार्ट किया, अल्फोंसो डी ने। अब ये परमिट सिस्टम से क्या हुआ कि जितने भी इंपॉर्टेंट शिप बिल्डिंग सेंटर्स थे उसका कंट्रोल किस पर आ गया, या उसका कंट्रोल किस पर आ गया, किसका हो गया, पोर्चुगीज का, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था 1510 में, 1509 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ दीव हुआ था, जहां पर कंबाइंड फोर्सेस को पोर्चुगीज की नेवी ने हरा दिया था। 1510 में क्या हुआ, 1510 में क्या हुआ कि 1510 में गोवा को एक्वायर किया, 1510 में गोवा को एक्वायर किया फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अल्फोंसो ने 1510 में गोवा को एक्वायर किया फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर, और ये कहीं ना कहीं आपकी पहली ऐसी टेरिटरी थी जो यूरोपियंस के अंडर आई, ठीक है। अभी तक कोई टेरिटरी वगैरह एनेक्स नहीं की जा रही है, बट 1510 में
अल्फोंसो डी जब वॉइसरॉय थे, जिन्हें ग्रेटेस्ट पोर्चुगीज वॉइसरॉय इन इंडिया भी बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ही वाज द ग्रेटेस्ट पोर्चुगीज वॉइसरॉय इन इंडिया, और इसे ही और इन्हें ही रियल फाउंडर भी बोला जाता है पोर्चुगीज पावर का। और इन्होंने हेडक्वार्टर सेटअप किए थे कोचिन में। ये 3 लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि 15010 में इन्होंने क्या किया कि गोवा को एक्वायर कर लिया, और गोवा ऐसी पहली टेरिटरी बनी जिसका कंट्रोल यूरोपियंस के अंडर आया। एक तरीके से जो कोलोनाइजेशन स्टार्ट हुई बाद में, ठीक है, इस तरीके से टेरिटरी एनेक्स करना वॉर के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के थ्रू, कहीं ना कहीं उसकी स्टार्ट तो यहां से हो गई ना। तो फर्स्ट बिट ऑफ इंडियन टेरिटरी टू बी अंडर दी यूरोपियंस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट गवर्नर रहे। फिर आपके निनो दी चुना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोचिन, इन्होंने क्या किया कि जो हेड ऑफिस था जो कोचिन में था, इसको गोवा में कर दिया था, एंड गोवा को जो है ऑफिशियल कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया बनाया। इससे ज्यादा आपको इनके बारे में समझने का बहुत ज्यादा एस्पेक्ट नहीं है। अब देखिए इन सब के पीछे जो इश्यूज चल रहे हैं कि जिस तरीके से जो पोर्चुगीज है ये अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसे बनाते चले जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन था या मेन जो फैक्टर था वो ये था कि जो मुगल्स हैं उनके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फॉर योर प्रीलिम्स। इसी तरीके से तो स्टेटमेंट घूम घूम के पूछता है, तो आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो प्रीलिम्स के स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं थी मुगल्स की, लेकिन पोर्चुगीज को यह पता था कि अगर वो लैंड पर जाएंगे, फोर्ट्स बनाएंगे, वहां पर मुगल से फाइट, लोकल रूलर से फाइट करेंगे तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस आएगा मुगल से। तो उस रेजिस्टेंस को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि मुगल्स के पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं है, तो इस वजह से इन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड इस तरीके से बना लिया, ठीक है, इस तरीके से बना लिया। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से एडवांस करते चले जा रहे थे, एडवांस करते चले जा रहे थे, बट एट अ टाइम एक टाइम आया जहां पर इनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। तो अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज। तो उसमें सबसे पहला इशू है आइबेरियन यूनियन। भाई क्या हुआ, जो इस टाइम आइबेरियन यूनियन में क्या हुआ था कि जो स्पेन और पोर्चुगल थे वो एक सिंगल या सेम मोनार के अंडर आ गए थे। तो इस पीरियड को, और ये आपका 60 ईयर्स तक था, तो इसको आपका, इस पीरियड को आपका आइबेरियन यूनियन बोला जाता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। भाई अभी क्या हुआ कि पोर्चुगल और स्पेन ने अपना नॉन क्रिश्चियन जो वर्ल्ड है उसको डिवाइड किया हुआ है। बट क्या हुआ, जो पोर्चुगीज के किंग थे, ठीक है, इनकी डेथ हो गई और कोई भी लीगल एयर था नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ कि स्पेन के ही जो किंग थे या जो स्पेन के ही मोनार्की थी, उन्होंने ही पोर्चुगल को भी अपने अंडर कर लिया। तो 60 ईयर्स तक क्या हुआ कि पोर्चुगल और स्पेन एक सेम मोनार्क के अंडर थे। अब अगर मैं स्पेन की बात करूं तो स्पेन गया था भैया वेस्ट, नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड की लाइन थी उसके वेस्ट की टेरिटरीज में उलझा हुआ था। तो बहुत से यूरोपियन वॉर्स में इन्वॉल्व था, ठीक है, कई सारी यूरोपियन वॉर्स में इन्वॉल्व था। तो अब क्या हुआ कि ऑलरेडी जो स्पेन है वो यूरोप में के वॉर्स में प्री ऑक्यूपाइड था। तो उसका फोकस पोर्चुगीज की जो पोर्चुगीज के आपके इंपॉर्टेंट लोकेशंस थे व्हेन इट कम्स टू इंडिया, वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं जा पा रही थी। वहां पर प्रोटेक्शन, वहां पर रेवेन्यू, ठीक है, वहां पर रिइंफोर्समेंट, सप्लाईज ये नहीं पहुंच पा रहे थे। तो पोर्चुगीज के जो फोर्ट्स थे इंडिया में, जो वहां पे इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी, इनको आने लग गया लॉस, क्योंकि ना फंड्स आ पा रहे हैं, ना सप्लाईज आ रही है, और ना ही आपका रीइंफोर्समेंट हो रहा है। और फिर क्या हुआ कि डच और इंग्लिश ने क्या किया, ठीक है, डच और इंग्लिश जो कि पोर्चुगल के साथ ही ट्रेड करते थे, अब क्योंकि उनको समझ में आ गया कि पोर्चुगीज की पावर वीक हो रही है, तो इस वीकिंग पोजीशन का, इस वीकनिंग पोजीशन का जो है बेनिफिट किसने अवेल किया, डच और बाद में आपका ब्रिटेन ने। क्लियर हो गया। तो आइबेरियन यूनियन एक बहुत मेजर रीजन रहा है जिसकी वजह से पोर्चुगीज जो है उनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। आइबेरियन यूनियन है क्या, किस वजह से हुआ, समझ में आ गया। फिर 16वीं सेंचुरी के लेट आते क्या हुआ कि जो पोर्चुगीज की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इंटरनल स्ट्रक्चर था वो क्रम्बल करने लगे, वहां पर करप्शन होने लग गए। लोग जो एम्प्लॉइज थे, जो ऑफिशियल्स थे, वो प्राइवेट ट्रेड पर ज्यादा फोकस करने लगे। भाई पोर्चुगीज को भेजा था, ठीक है, कि आप ट्रेड करो फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, बट व्हाट हैपेंड दैट
प्राइवेट ट्रेड बिकम्स द प्रायोरिटी। जो इंप्लॉइज थे, जो ऑफिशियल्स थे, वो प्राइवेट ट्रेड करने लगे, जिसकी वजह से करप्शन आ गया। जैसे करप्शन आता है सिस्टम खत्म। करप्शन, द मोमेंट करप्शन एंटर्स इन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, आप देखोगे कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का वीकनिंग, डिक्लाइनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। प्लस जो रिलीजियस इंटॉलरेंस था पोर्चुगीज का, ठीक है, क्योंकि वो आए थे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए, ये भी एक उनका मोटिव था कि भाई क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना है सो दैट टर्किश इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। अब ये जो इनका एटीट्यूड था, ठीक है, जो इनका ये एटीट्यूड था, ये इसको ना ही हिंदूज बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में ले रहे थे, ना ही मुस्लिम्स। तो इस वजह से भी जो लोकल अलायंसेस थे, ठीक है, तो जो लोकल अलायंसेस थे वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले करने लगे पोर्चुगीज के लिए, पोर्चुगीज के अगेंस्ट, ठीक है। और ये भी एक बहुत डिफिकल्ट हो गया था कि लोकल रूलर से वो एंगेज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। फिर मैंने आपको आपको डिसऑनर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में बता ही दिया था। और साथ ही साथ अब ये जो मैंने आपको बताया था कि जो सी रूट की डिस्कवरी हुई थी, ये सी रूट की डिस्कवरी अब ना भाई सीक्रेट रही नहीं। अब जब सीक्रेट नहीं रही तो डच भी आएंगे, तो ब्रिटेन भी आएंगे, तो फ्रेंच भी आएंगे। पहले क्या थे? पहले सिर्फ पोर्चुगीज थे। स्पेन तो अपना इधर था, वेस्टर्न साइड, सिर्फ पोर्चुगीज थे। इनके पास स्ट्रांग नेवी थी और मुगल्स के पास नहीं थी, तो उन्होंने अपना स्ट्रांग होल्ड बना लिया। बट द मोमेंट दिस सी रूट या दिस सी रूट सीक्रेट वाज ओवर, कई कंट्रीज को पता चल गया कि अच्छा यार ये सी रूट है और यहां से तो ट्रेड करने के बहुत बेनिफिट है, तो कंपटीशन स्टार्ट। और जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट हुआ, और अगर आप उस कंपटीशन को बीट करने के लिए खुद को बेटर नहीं कर रहे हो, इसी वजह से हिस्ट्री हमको सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना है। अगर आप अपने कंपटीशन को बीट करने के लिए बेटर नहीं हो रहे हो, इसी तरीके से इफ यू आर प्रिपेयरिंग और इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ एंड यू आर नॉट रेडी टू चेंज योरसेल्फ टू बीट दी टफ कंपटीशन, तो आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। मैं एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाइफ की बात कर रहा हूं, लार्जर एस्पेक्ट की हम बात करते हैं यहां पर। कोई एक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के पीछे हम नहीं भागते हैं। इफ यू आर नॉट रेडी टू बीट योर कंफर्ट जोन, यू विल नॉट बी एबल टू बीट द कंपटीशन, द टफ कंपटीशन। और फिर आप वही कंप्लेन करोगे कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, ठीक है। सो क्योंकि पोर्चुगीज को फिर कंपटीशन आने लग गया एंड यहां से फिर सप्लाईज भी नहीं आ रही थी स्पेन की साइड से, आपका रिइंफोर्समेंट्स भी नहीं हो रहे थे, जिस वजह से एक सेटबैक बैक टू बैक आना शुरू हो गया एंड इवेंचुअली जो पोर्चुगीज हैं इनका डिक्लाइन हो गया। सो वी आर डन विद द फर्स्ट यूरोपियन पावर, दैट वाज पोर्चुगीज। चलते हैं आगे सेकंड की तरफ। भैया डच आते हैं। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये किस ईयर में फॉर्म होती है? 1602। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देखना। 1602 में जो डच पार्लियामेंट है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिएट करती है और इनको पावर देती है कि वो वॉर लड़ सकते हैं, वो ट्रीटीज कंक्लूड कर सकते हैं, वो टेरिटरीज एक्वायर कर सकते हैं एंड वो फोर्ट बिल्ड कर सकते हैं, फोर्टिफाई कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है डच से रिलेटेड कि जो डच का मेन इंटरेस्ट था, दैट वाज नॉट इंडिया, वो आपके इंडोनेशिया के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स थे, ठीक है। इंडोनेशिया के इंपॉर्टेंट आइलैंड्स थे जिसमें आपका जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड्स। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फॉर योर प्रीलिम्स। स्टेटमेंट लिख के आ जाएगा कि द मेन इंटरेस्ट ऑफ द डच ले नॉट इन इंडिया बट इन इंडोनेशियन आइलैंड्स ऑफ जावा, सुमात्रा एंड द स्पाइस आइलैंड्स। करेक्ट और इनकरेक्ट? तो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो मेन इंटरेस्ट डच ईस्ट इंडिया कंपनी का कहां पर था? वो था भैया आपका, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं था इंडिया में, हां, बट मेन इंटरेस्ट आपका इंडोनेशिया के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स पर लेकर रहा था। अब एक और बात सुनिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब क्योंकि सी रूट तो सीक्रेट रहा नहीं, अब डच की शिप्स भी आएंगी, लेकिन डच और पोर्चुगीज की शिप्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस था। ये डिफरेंस आपको जानना बहुत जरूरी है। जो डच की शिप्स थी, उन्होंने इस तरीके से डिजाइन करी कि उसे फ्लूट शिप या फ्लूट बोला जाता। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पोर्चुगीज की शिप्स और डच की शिप्स में क्या डिफरेंस थी, तो जो डच की शिप्स थी वो बहुत ज्यादा लाइटर थी, वो बहुत ज्यादा लाइटर थी और स्मॉल क्रू कैरी करती थी। जब आप लाइटर शिप, उसमें स्मॉल क्रू मेंबर हैं, इसको जब कैरी करोगे तो ऑपरेशनल कॉस्ट ही कम हो जाएगा। और जितने आपके ऑपरेशनल कॉस्ट कम होंगे उतने आपके रेवेन्यू हाई होंगे। भाई जितना आपने अपना
प्रिपरेशन कर ली, प्रैक्टिस कर ली ड्यूरिंग मॉक टेस्ट, ठीक है, ड्यूरिंग स्टडिंग आवर्स, उतना ही आप अच्छा परफॉर्म करोगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि जो शिप थी डच की, उन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया था कि उनकी जो शिप होगी वो लाइटर होगी, वो सुपीरियर होगी, ठीक है, उसमें आपके स्मॉल क्रू मेंबर से वो कैरी करेंगे और अल्टीमेटली से क्या होगा कि ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि डच से इंडिया पहुंचने का या ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पहुंचने का जो खर्चा है इजी लैंग्वेज में वो कम रहेगा। जितने आपके स्पेंडिंग कम होगी, जितना आपके रेवेन्यू, जितनी आपकी स्पेंडिंग कम होगी, उतना फिर आप जो है आप अपने रेवेन्यूज, अपने प्रॉफिट्स हाई कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसके साथ साथ डच पहली ऐसी थी जिन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी ओपन करी या एस्टैब्लिश करी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो डच की शिप और पोर्चुगीज की शिप में क्या डिफरेंस थी ये हम समझ गए। अब हम आते हैं कि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसका क्या मतलब है, ठीक है, कि डच पहले थे जिन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी क्रिएट करी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या है, पहले ये समझो। पहले क्या होता था, जैसे कोई मर्चेंट है, मैं मर्चेंट हूं, मैं ट्रेडर हूं, ठीक है, अब मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करनी है, ठीक है, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करनी है, तो मुझे अब ये सी रूट तो पता है, इट इज नॉट अ सीक्रेट एनी मोर, ठीक है, आई नो द सी रूट, आई नो द रूट। बट प्रॉब्लम क्या थी कि उस वक्त हम बात करें भाई 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, तब उस तरीके की तो क्या कहते हैं कंफर्ट थे नहीं, या उस तरीके का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था नहीं। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में क्या होता था, रिस्क होता था। रिस्क क्या है कि भाई हम चले हैं, पता लगा शिप पर कुछ अटैक हो गया, ठीक है, या शिप जो है कुछ नेचुरल डिजास्टर आया उसकी वजह से सैंक कर गई, डूब गई, ठीक है, सिंक कर गई, कुछ भी रीजन हो, अगर एक पॉइंट से शिप चली है और अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाई, दैट इज पॉइंट बी, इट्स अ लॉस, इट्स अ लॉस। अब ये पूरा का पूरा जो लॉस है वो कौन ले रहा है, वो कौन बियर करेगा, मैं एज अ ट्रेडर। तो जब मैं ये देखूंगा यार कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में बेनिफिट तो है बट रिस्क भी है यार, मैं बैंकरप्ट भी हो सकता हूं, क्योंकि उस वक्त इतने पैसे नहीं हुआ करते थे ना भाई। किसी ने शिप भेजी, वो शिप जो है एक तो पहुंचने में बहुत टाइम लगता था, ऐसा थोड़ी कि एक दिन में पहुंच गए, कुछ घंटे में पहुंच गए, नहीं, टाइम भी लग रहा है, मनी भी लग रही है, प्लस भैया रिटर्न्स नहीं आए तो हम तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं डर भी रहता था। इस सिस्टम को ही पूरी की तरीके से चेंज कर दिया जॉइंट स्टॉक कंपनी ने। इन्होंने क्या किया कि पूलिंग, एक पूल बनाया मनी का, जहां पर जो रेगुलर डच सिटीजन्स हैं वो कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो पे करेंगे। जैसे होता है ना कि कंपनी का शेयर आपके पास जाता है, आपने कुछ कंपनी का शेयर परचेस कर लिया और जैसे ही कंपनी का कुछ प्रॉफिट हुआ तो आपको उतना प्रॉफिट मिलेगा जो भी आपका शेयर है उस प्रपोर्शन में, एंड अगर लॉस हुआ तो उसी प्रपोर्शन में आपका लॉस भी होगा। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा बर्डन पहले जो ट्रेडर पर था ये पूरी तरीके से चेंज हो गया बाय दी जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब क्या हुआ कि जितने भी डच सिटीजन्स हैं वो शेयर खरीद सकते थे। शेयर उस टाइम एग्जैक्टली शेयर नहीं था, पेपर्स थे, पेपर्स ले लिए, ठीक है, उन्होंने कुछ मनी स्पेंड किया। अब अगर ये जो शिप है ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, यहां से ये रेवेन्यू कलेक्ट करता है, प्रॉफिट बनाता है, वापस डच आता है, तो जो भी प्रॉफिट रहेगा उन डच सिटीजन्स को जो भी उनकी प्रोपोर्शंस रहेंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी ने इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को ही पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया? तो लाइटर स्मॉलर क्रू लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसे हम फ्लूट कह रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और जो मैंने आपको बताया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। मैं सिर्फ आपको भाई फैक्ट नहीं बता रहा हूं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी बन गई या डच पहली थी जिसने जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई, क्यों बनाई, क्या होता है, ये भी बता रहा हूं। इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, और बड़ी इस तरह के कंटेंट को कंसोलिडेट करना, फिर आपको एक्सप्लेन करना रिलेट करके टफ टास्क होता है यार। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से हमको मोटिवेशन आती है। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं मैंने इन्फोग्राफ में भी इंडक्ट किया हुआ है ना। कुछ रेलेवेंट फैक्ट्स भी देख लो भाई। जो पहली डच फैक्ट्री थी वो कहाँ पे हुई थी? मसौलीपट्टनम में 1605। फिर 1609 में क्या हुआ कि अपना हेडक्वार्टर्स ट्रांसफर कर दिया था पुलिकट से टू नागापट्टिनम। तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देख लेना, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट हाँ मेरा काम है कि मैं आपको सबका सब प्रोवाइड कर दूं।
अब ये जो डच फैक्ट्रीज थी, ठीक है, ये अपने एक डच मॉडल ऑफ ट्रेड पर वर्क करती थी जो कि कोऑपरेटिव सिस्टम था, कार्टेल और कोऑपरेटिव सिस्टम। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो डच फैक्ट्रीज थी वो किस मॉडल पर रन करती थी, या डच मॉडल ऑफ ट्रेड क्या था, या डच मॉडल ऑफ ट्रेड वाज बेस्ड ऑन, डच मॉडल ऑफ ट्रेड वाज बेस्ड ऑन कार्टेल और कोऑपरेटिव सिस्टम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव सिस्टम? जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में पहले अगर कुछ भी रिस्क है तो वो सारा का सारा रिस्क किसके पास है? वो सारा का सारा रिस्क जा रहा है ट्रेडर के पास, मर्चेंट के पास, कि भाई लॉस हो गया, सिंक हो गई, नहीं पहुंच पाई, तो वो एक लॉस है। तो इसको पूरी तरीके से चेंज किसने किया? इसको पूरी तरीके से चेंज किया आपका ये कोऑपरेटिव सिस्टम जो मैंने आपको बताया। ये जो कोऑपरेटिव सिस्टम है ये आपका चेंज हुआ। कैसे? पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुई तो शेयर्ड लॉस और शेयर्ड प्रॉफिट ये लगा दिया। और साथ ही साथ डच ने क्या किया? डच गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको लीगल मोनोपोली भी दी कि कोई और डच सिटीजन ईस्ट में ट्रेड नहीं कर सकेगा। साथ ही साथ जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फोर्ट्स भी बिल्ड करेगी, वो वॉर्स भी लड़ेगी और वो ट्रीटीज भी साइन करेगी। तो ये इनका कोऑपरेटिव और कार्टर मॉडल सिस्टम था, कोऑपरेटिव कार्टेल मॉडल सिस्टम। क्लियर हो गया? ठीक है, एक एक चीज हम करके बहुत इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, ठीक है। अब डच, क्योंकि डच की शिप्स सुपीरियर, लाइटर, ऑपरेशनल कॉस्ट कम, प्लस जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो रिस्क नहीं है, तो लोग और इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, और ट्रेडर्स आ रहे हैं डच की साइड से, प्लस डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई थ्रेट भी नहीं है कि भाई डच सिटीजन का पैसा है तो अब जाके वो ट्रेड करेगा, नहीं, ट्रेड तो हम ही करेंगे, हमारे पास लीगल मोनोपोली है। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या हुआ कि पोर्चुगीज को इन्होंने रिमूव कर दिया। पोर्चुगीज को रिमूव तो कर दिया। अब आपका यह है कि आपने प्री तो निकाल लिया, बहुत खुश है, मेंस की उस खुशी में मेंस की प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हैं और वहां पे आपका दिक्कत आ गई। इसी तरीके से डच ने पोर्चुगीज को रिप्लेस तो कर दिया, बट उनके सामने एक और इंपॉर्टेंट राइवल आ गया, दैट इज इंग्लिश, ब्रिटेन। और यहां से एंग्लो डच राइवलरी जो है वो स्टार्ट होती है। ये क्योंकि ऑब्वियसली बात है, तब तक थोड़ा ब्रिटेन भी आ गए थे भाई, कहे यार पोर्चुगीज को भी बेनिफिट हुआ, डच को भी बेनिफिट हुआ, तो हम भी चलते हैं, हम भी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं। ये भी चले आए। ये जब आए तो इनको लगा कि अच्छा डच को पहले क्लीन करना होगा, तो डच में के साथ इनका टेंशन चल रहे थे। 1623 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, ठीक है। 1623 में क्या हुआ कि इंडोनेशिया में डच ने क्या किया कि 10 इंग्लिशमैन, ठीक है, 10 इंग्लिशमैन और 9 जापानीज को किल कर दिया। ऑलरेडी टेंशन चल रहे थे ट्रेड को लेकर, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को लेकर, एक पावर को लेकर, और ये मैसेकर हुआ। जब ये मैसेकर हुआ, ठीक है, जब ये आपका क्या हुआ 1623 में जब मैसेकर हुआ तो इसके बाद टेंशन स्पीक होने लग गए, और 1759 में फिर एक डिसाइसिव बैटल होती है, दैट इज बैटल ऑफ बेडारा। बैटल ऑफ बेडारा हुई और यहां से क्या हुआ कि जो डच रूल था ये पूरा खत्म हो गया, डच रूल इन इंडिया। अब इस बैटल का थोड़ा कहानी सुन लो। 1759, इससे 2 साल पहले क्या हुआ था, 1757 में वी हैव बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में नवाब कौन थे बंगाल के? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को हटाकर किसको पपेट नवाब बनाया था? मीर जाफर को। मीर जाफर नवाब तो बन गए बट थे तो पपेट, और वो प्रेशर फील कर रहे थे ब्रिटेन का, क्योंकि अपने ब्रिटिश का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्यों? क्योंकि यार ठीक है पपेट बन गए पर थे तो वहीं के ना, थे तो बंगाल के ही थे, और कुछ भी उनके हाथ में था नहीं। वो फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीक्रेटली डच फ्लीट को बुलाया, ठीक है। उन्होंने सीक्रेटली, मीर जाफर ने क्या किया कि डच फ्लीट को बुलाया, और डच भी यार उनको भी था कि यार हमें पावर चाहिए, हमारी जो टेरिटरीज लॉस हो रही है हमें कंट्रोल करना है। ये आ गए, डच फ्लीट आ गई, और यहां पर बैटल ऑफ बडेरा जो है वो हुआ। 30 to 40 मिनट्स का ही बैटल था, छोटा बैटल था बट डिसाइसिव बैटल रहा। डच हार गए, और डच ने क्या किया, डच और इंग्लिश ने, डच और ब्रिटिशर्स में डिसाइड हुआ आफ्टर द बैटल ऑफ बडेरा कि जो डच हैं वो अपना क्लेम इंडिया पर नहीं करेंगे, एंड इन रिटर्न जो ब्रिटेन है वो इंडोनेशिया पर नहीं करेगा। तो इस बैटल के बाद से क्या हुआ कि जो डच का रूल था इंडिया में वो खत्म हो गया, बट ईस्ट में नहीं। इनका सारा फोकस कहां चला गया? इंडोनेशिया। तो अगर आपसे स्टेटमेंट आ जाएगा कि आफ्टर द बैटल ऑफ बडेरा डच रूल वॉज एंटायरली वैनिश्ड फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नो इट इज नॉट, इट इज ओनली टू इंडिया। तो इनका सारा का सारा फोकस कहां चला गया डच का? इंडोनेशिया में। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है।
तो ऐसे करके भैया जो डच है, ये स्टोरी मैंने बताई हुई है, ठीक है। ये जो डच है, बैटल ऑफ बटेरा के बाद फोकस डच का कहां शिफ्ट हो गया, इंडोनेशिया, ठीक है। और अब डच का डन एंड डस्टेड, पोर्चुगीज डन एंड डस्टेड, डच डन एंड डस्टेड। अब चलते हैं भैया तीसरी यूरोपियन पावर की तरफ, एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, जो कि 19 जो आए तो आ गए थे भाई, 17th सेंचुरी में गए हैं 20th सेंचुरी में, ठीक है, बढ़िया है, कोई नहीं, पढ़ते हैं। अब जब देखा कि पोर्चुगीज को बेनिफिट हो रहा है, डच को बेनिफिट हो रहा है, तो हम क्यों पीछे रहेंगे। इसी रेस में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म तो हुई थी आपकी 1599 में, ठीक है, लेकिन इनको ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में जो है, ठीक है, रॉयल चार्टर मिला था क्वीन एलिजाबेथ से, कितने ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए। ये भी भाई कभी कभी आजकल पूछ लेता है, फैक्ट्स तो फैक्ट्स होते हैं यार, याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब एक समझो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी में डिफरेंस क्या था, ठीक है, क्योंकि पोर्चुगीज खत्म हो गए, अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। डच को कैसे रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई होगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होंगे जिसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस कर दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो काफी ज्यादा लीन थी। व्हाट डू मीन बाय लीन, इसमें कम लोग थे, ठीक है, कम मेन थे कंपेयर टू डच, क्योंकि भाई एक तो डच में क्या हुआ था ना, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी इंवॉल्व हो गई थी, प्लस ठीक है आपने रिस्क कम कर दिया है ट्रेडर के लिए, बट बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए थे ना बाय द प्रोसेस ऑफ ये दैट कार्टेल सिस्टम और कोऑपरेटिव सिस्टम और जॉइंट स्टॉक कंपनी। हर एक बंदा जो है वहां पर अब वो उसका शेयर ले रहा है, पेपर ले रहा है, तो बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी काफी आ गई थी। और जहां पे ब्यूरोक्रेसी आ जाती है ना, वहां पे थोड़ा आप देखते हो रेड टेपिज्म आने लगता है। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो काफी ज्यादा लीन थी, ठीक है, वहां पर कम मेन थे और बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक नहीं थी, और साथ ही साथ काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल थी और मैनेज करने के लिए भी इजी थी, और सिंपल ऑर्गेनाइजेशन थी। 24 डायरेक्टर्स, ठीक है, जो 24 डायरेक्टर्स हैं ये आपके ईस्ट इंडिया कंपनी में थे इनिशियली, और ये सिंपल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करते हैं। आप जब भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करोगे, जॉब करोगे ना, तो आप पाओगे कि वहां पर प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्लो काम चल रहा है, रेड टेपिज्म चल रहा है, नहीं, वहां पे प्रॉपर काम है। यू आर अकाउंटेबल, इफ यू आर अ मैनेजर, इफ यू आर लीडिंग अ टीम, देन यू हैव एन अकाउंटेबिलिटी। एंड इसी वजह से जब लीन रहेगी, कम लोग रहेंगे, तो क्या होगा, स्पीडी डिसीजन होंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी, क्योंकि बोल दिया भैया यही 24 डायरेक्टर्स हैं, एंड इससे क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी। जब आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, आपके पास ये अकाउंटेबिलिटी है, तो आप जल्दी रिएक्ट करोगे, जल्दी अपनी एफिशिएंट लाओगे, सो दैट एफिशिएंसी शो करोगे, सो दैट आप रिजल्ट शो कर सको ब्रिटेन की पार्लियामेंट को। क्लियर हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, डिफरेंस है, जो आपको जानना जरूरी है। सारी चीजें एग्जाम्स रिलेवेंट है, कुछ भी बाहर नहीं है, मतलब एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं ना, एक एक चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए भी सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखो भाई, इनकी जो स्टार्ट हुई थी वो थोड़ी सी हम्बल तरीके से हुई थी, स्लोली अपना सूरत, बुराज, अहमदाबाद, आगरा, मसौलीपट्टनम, यहाँ पे अपना फैक्ट्रीज बना रहे थे। साथ स्टार्ट में ही ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इन्होंने ट्रेड और डिप्लोमेसी को कंबाइन किया था। किससे, ट्रेड एंड डिप्लोमेसी को कंबाइन किया था वॉर और कंट्रोल ऑफ टेरिटरी के साथ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंबाइंड ट्रेड एंड डिप्लोमेसी विद वॉर एंड कंट्रोल ऑफ टेरिटरीज, ठीक है, कंट्रोल ऑफ टेरिटरीज। और अगर हम इंटायर इंडिया की बात करें तो क्या हो रहा था वहां पर, एक स्ट्रॉन्ग, तब अभी आप जब बात कर रहे हैं इनिशियली 1600s में, स्ट्रॉन्ग एक मुगल एम्परर था, ठीक है, तो वहां पर इश्यूज नहीं थे, बट कंडीशंस फेवरेबल कहां बनी, साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, साउथ इंडिया। क्यों, क्योंकि वहां पर माइटी, जब विजयनगर अंपायर ब्रेक हुआ, जब विजयनगर अंपायर खत्म हुआ, तो बहुत से छोटे छोटे किंगडम, इंडिपेंडेंट किंगडम्स आ गए, तो वहां पर पॉलिटिकल वैक्यूम आया, पावर वैक्यूम आया, और पावर वैक्यूम की वजह से साउथ इंडिया में कंडीशंस ज्यादा फेवरेबल थी इंग्लिश के लिए कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द अदर टेरिटरीज। क्यों, क्योंकि वहां पर उनको स्ट्रॉन्ग इंडियन गवर्नमेंट या जो मुगल एम्परर है, या जो मुगल डायनेस्टी, उनको फेस नहीं करना था, ठीक है। तो इसी वजह से फर्स्ट फैक्ट्री उन्होंने सेटअप करी मसौली
पटम में 1613 में, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। साउथ में पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां पर स्टैब्लिश करी थी? मसौलीपट्टम में, और किस ईयर में? 1613 में। क्लियर हो गया? कैप्टन हॉकिंस, इनका तो नाम आप जानते हैं भाई, ये 1608 में कैप्टन हॉकिंस आते हैं जहांगीर के कोर्ट में कि भाई इनको फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी थी सूरत में, ठीक है। इनको रॉयल फरमान भी मिलता है, इनको फरमान मिल जाता है कि ये वेस्ट कोस्ट में फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, बट दिल तो बच्चा है जी, दिल जो है, दिल तो है दिल मानता नहीं है। इनको पूरी की पूरी मुगल टेरिटरी में चाहिए था, अक्रॉस एंटायर कंट्री, भाई हमें दे दो, हमें ट्रेड करनी है, बस हमें दे दो, ट्रेड करनी है। तो इनिशियली कैप्टन हॉकिंस जब आए तो पूरी टेरिटरी इनको नहीं मिली थी सेटअप करने के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। दूसरे पर्सन आते हैं थॉमस रो, इनको रॉयल फरमान दिया जाता है, और इस रॉयल फरमान से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ट्रेड थे एंड जो ब्रिटिश था वो ट्रेड और स्टैब्लिश कर सकता था अपनी फैक्ट्रीज को थ्रू आउट द मुगल एम्पायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि कैप्टन हॉकिंस जब 1608 में आए तो इनको एंटायर मुगल टेरिटरी में बनाने को सेटअप मिल गया था फैक्ट्रीज, नहीं, सिर्फ आपका क्या होता, वेस्टर्न पार्ट में मिला था, और इस वजह से ये हताश होकर चली भी गए थे। फिर आते हैं सर थॉमस रो, इनको रॉयल, ये सिक्योर कर लेते हैं रॉयल फरमान, ठीक है, जहांगीर के कोर्ट में ये आते हैं, सिक्योर करते हैं रॉयल फरमान, और फिर इस फरमान के थ्रू क्या हुआ कि ब्रिटिश को परमिशन मिल गई कि वो ट्रेड कर सकते हैं एंड वो अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकती हैं पूरे के पूरे मुगल एम्पायर में। ठीक हो गया? पूरे के पूरे मुगल एम्पायर में। अब इनको क्या हुआ भाई, इनको फोर्टिफिकेशन करना था, ठीक है, जो भी सेटलमेंट्स हो रहे थे, तो इन्होंने फोर्टिफिकेशन करने का ट्राई किया, बट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुगल की साइड से आता है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुगल की साइड से आता है। एंड यहां पे जैसे ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आया, इन्होंने अपना सारा का सारा फोकस कहां कर दिया? वापस से साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में अपनी फैक्ट्री सेटअप कर दी। 1615 में थॉमस रो को रॉयल फरमान मिल गया, ठीक है, बट इनको लग रहा था यार फोर्टिफाई करने हैं। फोर्टिफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने सूरत पर फोर्टिफिकेशन करने की ट्राई करी। इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आता है मुगल्स की साइड से, एंड ये तुरंत अपना जो टेंशन है ये वापस से साउथ इंडिया में कर देते। क्लियर हो गया? कुछ इंपॉर्टेंट ईयर, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 1632 सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, ठीक है, गोलकोंडा ये इशू करते हैं आपका गोल्डन फरमान, और इससे क्या हुआ कि गोलकोंडा के जो पोर्ट है यहां पर इनको ट्रेडिंग राइट मिल गई। फिर 1639 में क्या हुआ? 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास लीज पर मिल गया, और मद्रास जो है एक न्यू सेंटर ऑफ इंग्लिश एक्टिविटी इस तरीके से एस्टैब्लिश हुआ। तो 1639 में राजा ऑफ चंद्रगिरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, राजा ऑफ चंद्रगिरी से ब्रिटिशर्स ने मद्रास को लीज पर लिया, ठीक है, और लीज पर लेके इन्होंने एक न्यू एक्टिविटी, एक न्यू सेंटर ऑफ एक्टिविटी फॉर इंग्लिश बना दी, और इसके रिटर्न में इन्होंने कुछ कॉइनेज वगैरह, ठीक है, जो भी है कस्टम रेवेन्यूज है, ये सब दिया कि भाई आपको इतना मिल जाएगा। और इसी के अराउंड जो है मद्रास में आपका इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज इसको भी स्टैब्लिश किया, एक स्मॉल फोर्ट आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका मद्रास में ही सेटअप किया था जब 1639 में मद्रास लीज पर मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया? इसके बाद ये ईस्टर्न इंडिया की तरफ बढ़े, फिर इन्होंने बंगाल में अपनी फैक्ट्री बनाई। अब क्या होने लग गया कि भाई इधर साउथ इंडिया में बना रहे हैं, इधर ईस्टर्न इंडिया में भी चले गए, बंगाल में भी बना दी फैक्ट्री। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगने लग गया कि यार प्रॉब्लम आ रही है ट्रेड वगैरह में, पता है, अगर हम पूरी की पूरी कंट्रोल कर लें, पूरा का पूरा पॉलिटिकल पावर अगर हम अपने कंट्रोल में कर लें, क्योंकि इनको लगा यार जिस तरीके से हमने मद्रास लीज पर लिया, या जिस तरीके से हमने गोलकोंडा के जो राइट्स हैं, ट्रेडिंग राइट्स हैं, वो हमें मिल गए, इसी तरीके से हम पूरी की पूरी कंट्री को भी तो एक्वायर कर सकते हैं, या हम अपना पॉलिटिकल पावर सेटअप कर सकते हैं। जब हमारी पॉलिटिकल पावर सेटअप हो जाएगी तो फिर हमारे अकॉर्डिंग ट्रेड होगी। हम फोर्स करेंगे इंडियंस को कि भाई चीप प्रोडक्ट हमें सेल करो, फिर हम उसे हायर अमाउंट में जो है वो सेल करेंगे यूरोप में। तो इस पॉलिटिकल एम्बिशन के चलते इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मुगल्स को थोड़ा सा लाइटली ले लिया, इन्होंने मुगल्स को थोड़ा सा लाइटली ले लिया, ठीक है, और यहीं से जो है आपका मुगल्स और इंग्लिश के बीच में टेंशन भी स्टार्ट होते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ था या इवेंट हुआ था 1687 में,
1687 में क्या हुआ कि जो गवर्नर थे मद्रास के, क्योंकि उनको लीज पर तो मिल गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने एडवाइस दी, द डायरेक्टर्स एडवाइज द गवर्नर ऑफ मद्रास टू एस्टैब्लिश सच अ पॉलिसी of civil and military power and create and secure such a large revenue to maintain both as may be the foundation of a large well-grounded secure English dominion in India for all time to come. Now what do you mean? ये proper statement है, quote and quote ये statement है 1687 में जो मद्रास के गवर्नर हैं इनको एडवाइस करी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसका सिंपल फंडा था कि अब जो है 1687 में ये सिग्नल क्या था, ये सिग्नल दिया कि अब उनको पावर चाहिए, अब सिर्फ मनी नहीं, नाउ दे थिंकिंग अबाउट द पावर। और कोर स्ट्रेटजी क्या थी कि उनको पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर चाहिए थी, ठीक है, सो दैट वो अपने लॉज को, ठीक है, एक परमानेंट सिस्टम ऑफ लॉज क्रिएट कर सके, जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है क्रिएट कर सके, स्टैब्लिश कर सके, जिसकी वजह से वो अपनी टेरिटरी को कंट्रोल कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही साथ जब पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर रहेगी तो इससे क्या होगा, इससे कांस्टेंट रेवेन्यू आता रहेगा, जब उनके अकॉर्डिंग लॉज रहेंगे तो कांस्टेंट रेवेन्यू आता रहेगा और वो टैक्सेशन लगाते रहेंगे लोगों पर। और सिंपल मैसेज ये था कि उनको अपनी डोमिनियन सिक्योर करनी है, तो वो कुछ सालों के लिए नहीं आए थे यहां पर, 5 साल 10 साल 15 साल नहीं, परमानेंटली, ठीक है, ऑल टाइम सिक्योर डोमिनियन करना है। तो ये कोर स्ट्रैटेजी थी इस डिक्लेरेशन के पीछे, ठीक है। और ये इस वजह से भी ये जो डिक्लेरेशन हुआ 1687 में इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस रखता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स थे वो लोकल रूलर से ट्रेड करने से पहले सीख करते थे परमिशन, बट यहां ये जो डिक्लेरेशन आया ये दिखाया अ चेंज, अ शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहीं से जो है इस डिक्लेरेशन के थ्रू जो है टेंशंस राइज होना स्टार्ट हो गए। और फिर क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1688 के अराउंड हुगली को कैप्चर कर लिया क्योंकि इनको लगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी लाइटली ले हुआ था, ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी लाइटली ले लिया था। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऑलरेडी लाइटली ले लिया था ब्रिटिशर्स को, या सॉरी मुगल्स को, तो हुगली जो है हुगली को कैप्चर कर लिया और औरंगजेब के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, ठीक है, मिलिट्री वीकनेस इन्होंने रियलाइज नहीं करी और बुरी तरीके से ही हारे। जैसे ही हारे ये वापस से अपने डिप्लोमेसी पे चले गए। होता है ना कि आपका एक दोस्त रहता है, कोई भी आपके साथ कॉलेज में कोई पर्सन होगा, डेफिनेटली अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज से आ रहे हैं, अरे मैं हूं यार तुम्हारे साथ, तुम चलो ना, मैं हूं। जैसे ही लड़ाई होती है या तो बंदा पिट जाता है, ठीक है, या तो बंदा भाग जाता है। और जैसे ही आप उसको बाद में मिलोगे, अरे यार बताना था, बुलाना था, सेम यही हुआ। लाइटली ले ली, ठीक है, मुगल आर्मी को लाइटली ले लिया, डिक्लेयर कर दिया वॉर, हार गए, हार के वापस से डिप्लोमेसी में चले आए, भाई सॉरी वॉरी बोल दिया, लेटर वेटर लिख दिया, ठीक है, और वापस से अलाउ भी कर दिया। क्योंकि मुगल्स ने अलाउ भी कर दिया, क्यों? क्योंकि जो ट्रेड हो रहा था ना वो इंडिया के आर्टिशंस, मर्चेंट्स और जो ट्रेजरी है वो इवेंचुअली फुलफिल हो रही थी। तो इस वजह से एक पर्टिकुलर अमाउंट डेफिनेटली बढ़ा दिया था। उस अमाउंट पर वापस से जो है इन्होंने अपना जो ट्रेड था डिप्लोमेसी के थ्रू कि भाई इंडियन रूलर्स के अंडर ही, ठीक है, जिस तरीके से करते रहेंगे वैसे ही चलेगा। तो बाद में 1740s में जब पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल वैक्यूम आया, तो ये फिर वापस से वो अपना एम्बिशन सोचने लग गए। जब तक औरंगजेब था, ठीक है, ये इनका जो ड्रीम था वो एक था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मुगल आर्मी थी। जैसे ही लेटर मुगल्स आए, जब वहां पर वीक मुगल्स आना शुरू हुए, तो फिर इनका जो एम्बिशन है वो रिवाइव होता है ड्यूरिंग दी 1740s, ठीक है। फिर देख लो 1691 में इनको वही फरमान जो है मिल गया और इनको कस्टम ड्यूटीज, ठीक है, इससे एग्जेम्प्ट कर दिया गया। साथ ही साथ आपका 1717 में क्या हुआ, 1717 में इनको रॉयल फरमान मिल गया था फारूक शियार से, और इस रॉयल फरमान को मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस फरमान की वजह से क्या हुआ, कि ड्यूटी फ्री ट्रेड जो मुगल से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको परमिशन मिल गई कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं पूरे के पूरे बंगाल में। अब अगर मैं उस टाइम बंगाल की बात करूं तो ये लार्जेस्ट प्रोविंस था भारत का, ठीक है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहां से आते थे, रिसोर्सेस थे,
तो इससे क्या हुआ, इस फरमान से क्या हुआ कि इस पूरे के पूरे बंगाल में स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हो गए बंगाल, और इवेंचुअली बैटल ऑफ प्लासी और फिर बैटल ऑफ बक्सर के थ्रू पूरा का पूरा जो बंगाल है वो एनेक्स कर लिया गया। तो इस वजह से 1717 के आपके रॉयल फरमान को मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बंगाल अगर ये लोग नहीं एक्वायर कर पाते तो इवेंचुअली, क्योंकि उस टाइम लार्जेस्ट प्रोविंस, सबसे ज्यादा रेवेन्यू, ठीक है, रिसोर्सेज, जब ये आ गए तो कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। एंड फिर इवेंचुअली इन्होंने मैसूर, मराठा, सिख एम्पायर, ठीक है, इस तरह करके सभी टेरिटरीज को वॉर्स के थ्रू या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के थ्रू, ट्रीटीज के थ्रू जो है वो एनेक्स कर लिया। क्लियर हो गया। इसके बाद ये बंगाल, फिर मैसूर, फिर आपका मराठा, ठीक है, सिख एम्पायर, ठीक है, इस तरह करके ये आपके पूरे के पूरे जो है पूरे एंटायर टेरिटरी पे इन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया था। तो हम अभी सिर्फ एडवेंट तक ही देख रहे हैं, क्योंकि इसका कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन एक अलग चैप्टर है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, द ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन इन इंडिया। ठीक है, अब आते हैं लास्ट यूरोपियन पावर, दैट इज एडवेंट ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच जो थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये वर द लास्ट ऑफ द यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स टू फुट इन इंडिया, यानी कि ये लास्ट में आए थे। तो क्रोनोलॉजी में कंफ्यूज मत होना, क्रोनोलॉजी में जो फ्रांस है वो सबसे लास्ट में आया था, और इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कब सेटअप करी थी? इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप करी थी इन द ईयर 1664। अब कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्स हैं, ये देख लो। 1667 पहली फ्रेंच फैक्ट्री सेटअप हुई थी सूरत में, 1669 मसौलीपट्टनम में, फिर 1672 में क्या हुआ? फ्रैंकोइस मार्टिन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पौंडीचेरी को फाउंड करते हैं और इन्हें बोला जाता है एज और हाँ, इसके बाद पौंडीचेरी को क्या किया? पौंडीचेरी को फ्रेंच ने क्या किया? फ्रांस ने क्या किया? एक प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस की तरह रिकॉग्नाइज कर दिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ राइसविक, ट्रीटी ऑफ राइसविक। ये ट्रीटी ऑफ राइसविक साइन हुई थी पोर्चुगीज, ठीक है, नहीं, डच और आपका फ्रेंच के बीच में। क्या हुआ था कि डच ने आपका पौंडीचेरी को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन इस ट्रीटी के बाद जो है वापस से इनको मिल गया, और इस तरीके से पौंडीचेरी और जो नियर बाई एरियाज हैं वहां पर स्टैब्लिशमेंट कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं फ्रेंच। अब फ्रेंच के एडवेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन साउथ इंडिया। देखो भाई, पोर्चुगीज डन एंड डस्टेड हो चुके थे, डच डन एंड डस्टेड हो चुके थे, ठीक है। अब आपके 18th सेंचुरी के राउंड जो है आपके 2 यूरोपियन पावर्स बचे थे। जस्ट अ सेकंड, अब 18th सेंचुरी आते आते, ठीक है, 18th सेंचुरी आते आते आपके 2 यूरोपियन पावर्स बचे थे इंडिया में, ठीक है, ईस्ट में, फ्रेंच और ब्रिटेन, और इनके बीच में चलती है एक फियर्स बैटल, ठीक है, राइवलरी रहती है, और स्पेशली ये पूरा का पूरा साउथ इंडिया में था, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि साउथ इंडिया में ही वो फेवरेबल कंडीशंस थी, क्योंकि विजयनगर अंपायर के बाद वहां पर स्मॉल किंगडम्स सेटअप हो गए थे, इंडिपेंडेंट किंगडम्स आ गए थे। तो यहां से स्टार्ट होती है आपकी राइवलरी, और इसमें 3 कार्नेटिक वॉर्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट कार्नेटिक वॉर्स हैं जो आपको जानने जरूरी है, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट कार्नेटिक वॉर हैं। पहला कार्नेटिक वॉर कब से कब तक हुआ? पहला कार्नेटिक वॉर आपका हुआ था 1746 से लेके 48 तक, और ये जो था ना, ये जो वॉर था, ये आपका वॉर ऑफ सक्सेशन, या जो ऑस्ट्रियन सक्सेशन में जो वॉर चल रही थी यूरोप में। देखो, ऐसा नहीं हो रहा था कि जो फ्रेंच और ये आपके ब्रिटिशर्स थे, ये सिर्फ इंडिया में फाइट कर रहे थे, ये ऑल ओवर द इंटायर यूरोप में इनका एक राइवलरी चल रही थी, फिर इधर दूसरे रीजन्स में इनकी राइवलरी चल रही थी। तो यही कंटिन्यूएशन आपका, ठीक है, ये जो ऑस्ट्रिया में जो सक्सेशन वॉर चल रहा था, इसी का कंटिन्यूएशन हुआ आपका फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। ईयर क्या था? 46 to 48। अब देखो, जो फ्रेंच थे वो ये चाह रहे थे यार कि इस बैटल को हम इंडिया में नहीं एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, हम इंडिया में एक्सपैंड नहीं करते हैं। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो फ्रेंच का स्टैंड था वो चाह रहे थे कि न्यूट्रलिटी रहे, बट ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं। इवन फ्रांस के जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके जो मेंबर थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काउंटर पार्ट से ये बात भी करी कि जो यूरोप में हो रहा है उसके हिसाब से हम इंडिया में उससे टेंशंस को रेप्लिकेट नहीं करना चाहिए, वी शुड प्रेफर न्यूट्रलिटी।
तो न्यूट्रलिटी का स्टांस था, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ड्यूरिंग दी और बिफोर दी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर अग्रेसिव स्टांस था, न्यूट्रल स्टांस था। तो फ्रांस का न्यूट्रल स्टांस था, बट ब्रिटेन डेलिबरेटली उन्होंने अग्रेसिव स्टांस रखा। और यहां से क्या हुआ कि फ्रेंच ने काउंटर अटैक करना स्टार्ट किया। अब उस वक्त उनकी कोई नेवी नहीं थी इंडिया में, ठीक है। अब क्योंकि ब्रिटिश ने अटैक किया तो इनकी नेवी थी नहीं इंडिया में, तो इससे फ्रेंच ने क्या किया कि इन्होंने मॉरिशस से अपना बैकअप मंगाया। और इस तरीके से फ्रांस ने क्या किया कि भैया मद्रास को कैप्चर कर लिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होती है बैटल ऑफ सेंट थोम, ठीक है, बैटल ऑफ सेंट थोम। और इस बैटल में जो फ्रेंच की फोर्सेस थी उसने क्या किया, अनवरुद्दीन जिसकी एक मैसिव आर्मी थी और जिसको ब्रिटिश का सपोर्ट भी था, इस बैटल में हरा दिया। तो बैटल ऑफ सेंट थोम काफी इंपॉर्टेंट बैटल है। क्यों? क्योंकि इससे रियलाइजेशन ये हुआ कि एक स्मॉल आर्मी, एक वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी, एक वेल ट्रेन्ड आर्मी एक ह्यूमंगस अनऑर्गेनाइज्ड आर्मी को हरा सकती है, ठीक है। तो स्मॉल डिसिप्लिन वेल ट्रेन्ड आर्मी कैन डिफीट अ मच लार्जर आर्मी। और ये रियलाइजेशन हुई डुप्लीस को, ठीक है। डुप्लीस को जो है ये आपकी रियलाइजेशन हुई, ठीक है। डुप्ली को ये आपकी डुप्लीस को जो है या डुप्लेसिस कह लें, ठीक है। डुप्लेसिस को जो है आपका ये रियलाइजेशन हुआ कि एक डिसिप्लिन्ड आर्मी बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। और यहीं से क्या हुआ, यहां से जो डुप्लेसिस है, ठीक है, जो डुप्लेसिस है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहा था फ्रेंच का, डुप्लेसिस ने ये समझ लिया कि यार ये जो इंडियन रूलर्स है ना, इनके बीच में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, और अगर इन डिस्प्यूट्स में हम इंटरवीन करते हैं, हम इन डिस्प्यूट्स में अगर इंटरवीन करते हैं और हम जिसको सपोर्ट करते हैं वो अगर सीट ऑफ पावर पर आता है, तो फिर हम अपने सभी टर्म्स जो हैं इस रूलर से करवा सकते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स ने करा था बाद में, उसकी स्टार्ट डुप्लेसिस ने कर दी थी, ठीक है। उसकी स्टार्ट जो है डुप्लेसिस ने कर दी थी, जिससे परफेक्टली इंप्लीमेंट किया था इंग्लिश कंपनी ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इंडियन रूलर्स के डिस्प्यूट्स में इंटरवीन करके अपना बेनिफिट एक्वायर कर लें, इसकी स्टार्ट किसने करी, या ये थॉट प्रोसेस किसका था? ये थॉट प्रोसेस डुप्लेसिस का था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको रेप्लिकेट किया। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और ऐसा क्यों हो रहा था, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्यों इंडियन रूलर्स में डिस्प्यूट था? क्योंकि उस वक्त उस तरीके का पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म नहीं था। इस वजह से हम कहते हैं कि हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए, वाई वी शुड लर्न और वाई वी शुड स्टडी हिस्ट्री। We should study history so that we can't repeat those mistakes that we have done in the past, so that we can have a secure future. तो ये जो आपको एंगल है कि कैसे इंटरनल डिफरेंसेस का फायदा उठाकर इंटरवीन करके डुप्लेसिस जो है और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो एक्वायर करना या सेटअप करना जो है स्टार्ट कर दिया था। फिर कार्नेटिक वॉर एंड होती है ट्रीटी ऑफ एक्सला शैपल, ठीक है। एक्सला शैपल, इसे चैपल मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक्सला शैपल 1748 में साइन होती है, ठीक है। और एक तरीके से जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था ये ऑलमोस्ट आपका ड्रॉ ही था, क्योंकि फ्रेंच ने जो मद्रास कंट्रोल किया था वो वापस कर दिया, एंड नॉर्थ अमेरिका में जो फ्रेंच टेरिटरी थी ब्रिटेन के पास वो फ्रेंच को वापस मिल गई। तो एक तरीके से ट्रूस हो गया, ड्रॉ तो हो गया था, बट ट्रेड को लेकर, ठीक है, ट्रेड को लेकर, फिर आपका पावर को लेकर कहीं ना कहीं, ठीक है, कमर्शियल गेन को लेकर, टेरिटोरियल गेन को लेकर, इसमें डिफरेंसेस तो बने हुए थे। और फिर यहीं से होती है आपकी सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1749 टू 54। और इसका रीजन था सक्सेशन डिस्प्यूट जो कार्नेटिक और हैदराबाद में चल रहे थे। कहानी सुनो आराम से। 1740 में क्या हुआ, मराठास इन्वेड करते हैं कार्नेटिक को और नवाब दोस्त अली इनकी हो जाती डेथ। और इसी के साथ साथ आपका चंदा साहिब इनको कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है, इनको कैप्चर कर लिया जाता है। अब जब कार्नेटिक में यह हुआ तो निजाम जो हैदराबाद के निजाम थे वो कार्नेटिक आते हैं और वो अनवरुद्दीन को अपॉइंट कर देते हैं एज दी नवाब ऑफ कार्नेटिक। अनवरुद्दीन जो अभी हमने बैटल ऑफ सेंट थोम में देखा। तो कार्नेटिक में क्या हुआ, 1740 में मराठास इन्वेड करते हैं, नवाब दोस्त अली इनको किल करते हैं और चंदा साहिब इनको कैप्चर कर लेते हैं। जब ये हुआ तो हैदराबाद के निजाम आते हैं कार्नेटिक और वो अनवरुद्दीन को अपॉइंट कर देते हैं एज द नवाब ऑफ कर्नाटक।
कार्नेटिक। हैदराबाद में क्या हुआ, हैदराबाद में क्या हुआ कि जो निजामुल मुल्क थे, यानी कि जो निजाम ऑफ हैदराबाद थे, इनकी हो जाती डेथ, ये पास अवे कर जाते हैं और इनको सक्सीड करते हैं नासिर जंग। बट थ्रोन पर एक और पर्सन क्लेम कर देते हैं, दैट इज मुजफ्फर जंग। और इसी अराउंड क्या हुआ, 1748 के अराउंड ये जो चंदा साहिब थे जिनको कैप्चर कर लिया था, ये भी भैया कार्नेटिक वापस आ जाते हैं। तो अब कार्नेटिक के थ्रोन पर बैठे हैं अनवरुद्दीन, लेकिन इसको चैलेंज कौन कर रहा है, चंदा साहिब, ठीक है, क्या नाम, हाँ चंदा साहिब। इसी तरीके से हैदराबाद के निजाम या हैदराबाद की सीट पर कौन बैठा है, नासिर जंग, ठीक है, नासिर जंग। और इसे चैलेंज कौन कर रहा है, मुजफ्फर जंग। तो एक थ्रोन के लिए दो कंटेंडर आ गए, डिफरेंसेस हो गए, डिस्प्यूट हो गए, और यहां पे डुप्लेसिस इंटरवीन करता है, फ्रेंच इंटरवीन करता है, फ्रेंच इंटरवीन करता है। और किसको सपोर्ट करता है, फ्रेंच इंटरवीन करके सपोर्ट करता है मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब, जो कि थ्रोन के लिए क्लेम कर रहे थे। क्योंकि फ्रेंच का यह था कि भाई जो सीट पर बैठा है उसको अगर हम हटा के अपने बंदे को बैठा देंगे, अपने रूलर को बैठा देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमारा पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा उस पूरी की पूरी टेरिटरी में। तो यह सक्सेशन डिस्प्यूट चल रहा था आपका कार्नेटिक और हैदराबाद में, और यहां पर इंटरवीन करते हैं फ्रेंच। फ्रेंच जो है सपोर्ट करते हैं, और एक ट्राइपराइट अग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग साइन होती है बिटवीन फ्रेंच, चंदा साहिब एंड मुजफ्फर जंग। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल होती है, बैटल ऑफ अंबूर, सॉरी, बैटल ऑफ अंबूर इन द ईयर 1749। इस बैटल में क्या हुआ कि ये तीनों एलाइड एक साथ आए और इन्होंने अनवरुद्दीन को किल कर दिया। अब भाई जब ब्रिटेन ने देखा, अरे यार ये तो फ्रेंच बड़ा तेज बढ़ रहा है, ही इज गेटिंग स्ट्रॉन्ग, फ्रेंच इन्फ्लुएंस इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, वी नीड टू डू समथिंग। एंड फिर जो है जो आपका ब्रिटेन है वो भी इंटरवीन करता है, और जो राइजिंग फ्रेंच इन्फ्लुएंस था उसे काउंटर करता है, इंटरवीन करता है, और एक बहुत फेमस सीज होता है, ठीक है। ये जो इंटरवीन होता है ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स में चल रहा होता है, ठीक है। उतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, जो आपके स्टडी रेलेवेंट है, जो आपको स्टोरी रिलेट कर जाएगा, मैं उतना ही बता रहा हूं, ठीक है। अननेसेसरी आई डोंट वांट टू स्ट्रेच दिस क्लास, ठीक है। मैं टू द पॉइंट ही रहना चाहता हूं, और उस स्टोरी वो टू द पॉइंट ही मैं बता रहा हूं, इस वजह से। बहुत फेमस सीज ऑफ आर्कोट होता है 53 डेज का, और यहां इस सीज में रॉबर्ट क्लाइव, एक नाम सुना होगा आपने, रॉबर्ट क्लाइव एज अ लीडर का राइज होता है सीज में। सक्सेसफुल सीज होती है, और चंदा साहिब जिसे फ्रेंच डुप्लेसिस सपोर्ट कर रहा था, इस सीज में इस चंदा साहिब की डिफीट हो जाती है। अब ये सीज ऑफ आर्कोट चला 53 डेज तक। यहां पर एक गलती कर दी फ्रेंच की गवर्नमेंट ने, उनको लगा यार ये डुप्लेसिस क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है यार, ये क्या कर रहा है, ये what he is doing, man, he's wasting our revenues, he wasting our supplies, unnecessary he is intervening in the succession disputes of the Indian rulers, why he is doing that? तो इस वजह से 1754 में डुप्लेसिस को रिकॉल कर लिया जाता है कि भैया ऐसा है, आप वापस आ जाओ। और ये बहुत से हिस्टोरियंस बोलते हैं कि एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक थी फ्रेंच गवर्नमेंट की या फ्रांस की गवर्नमेंट की। और इनको बाद आते हैं, ठीक है, डुप्लेसिस के बाद जो आते हैं वो बिल्कुल कंप्लीट रिवर्सल रहते हैं, और ये ट्रीटी साइन कर लेते हैं, पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं ब्रिटेन के साथ, ठीक है। गॉडह्यू, ये टर्म याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1755 में साइन हुई, और ये डिसाइड किया गया कि इंग्लिश और जो फ्रेंच हैं वो इंडियन प्रिंसेस के जो या जो इंडियन रूलर्स के जो डिस्प्यूट्स हैं उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, और इस तरीके से जो सेकेंड राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो एंड होता है। और अब हम पहुंचते हैं थर्ड राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में, जो कि आपका 1757 से 63 तक हुआ था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह था कि प्लासी हो चुका था, बंगाल पे कंट्रोल आ चुका था, फ्रेंच स्ट्रांग, ब्रिटिशर्स स्ट्रांग हो चुके थे, एंड जैसे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थी उसी का कंटिन्यूएशन हुआ। 7 ईयर वॉर चल रही थी यूरोप में, 7 ईयर्स वॉर चल रही थी, और इसी का कंटिन्यूएशन हुआ आपका, क्योंकि 7 ईयर वॉर्स में यूरोप में इंग्लिश और जो फ्रेंच है वो ऑपोजिट कैंप्स में थे। इसका रिपरकशन हमें इंडिया में भी देखने को मिला। डिसाइसिव बैटल हुई, बैटल ऑफ वांडी वॉश 1763 में, बुरी तरीके से हारते हैं। फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है, ठीक है,
ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है 1763 में, और इस ट्रीटी में ये डिसाइड किया गया कि पौंडीचेरी और कुछ दूसरे सेटलमेंट, फ्रेंच सेटलमेंट को छोड़ दो, ठीक है, बट ये इनके पास रहेंगे, बट इसको ये फोर्टिफाई एंड ऑल नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल ट्रेडिंग सेंटर रहेगा। यानी कि ट्रीटी ऑफ पेरिस ने ये किया कि फ्रेंच का जो रूल था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, और सोल पावर बचती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनका रूल फिर चला भैया 1947 तक। सो वी आर डन विद पोर्चुगीज, वी आर डन विद डच, वी आर डन विद ब्रिटिशर्स, and now we are done with the French, and in the French we have done the Anglo-French struggle in South India. अब एक और लास्ट एस्पेक्ट है, वो ये है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्यों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट हो गई, हार गई, ब्रिटेन को सक्सेस मिल गई। पहला रीजन है कि जो फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसमें डिफरेंसेस थे, इसमें बहुत डिफरेंस थे। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये एक स्टेट कंट्रोल डिपार्टमेंट थी। स्टेट यानी कि जो फ्रेंच की पार्लियामेंट है, उनका बहुत कंट्रोल था, डिसीजन वगैरह लेने के लिए वहां पर पूछना पड़ता था, स्लो प्रोसेस होता था, ठीक है, स्लो प्रोसेस होता था, सब्सिडाइज्ड एंड कंट्रोल था। जो फ्रेंच किंग थे उनका सब्सिडाइज कंट्रोल था, उनका इंटरेस्ट था, तो इस वजह से स्लो प्रोसेस हो गए, रेड टेपिज्म आ गया। वहीं अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये प्रॉपर प्राइवेट जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। इसको मर्चेंट्स, डायरेक्टर्स रन कर रहे थे, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट। और क्योंकि ये गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट थी, ये गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थी, ये प्रॉपरली इंडिपेंडेंट थी, तो प्रॉपर डिस्कशंस, प्रॉपर डिसीजन, क्विकली डिसीजंस होते थे, रॉयल परमिशंस का वेट नहीं करना पड़ता था। जैसे कोई भी डिसीजन लेना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश की पार्लियामेंट के रॉयल फरमान का वेट नहीं करना रहेगा, लेकिन फ्रांस को करना पड़ता था, तो इस वजह से डीले होते थे डिसीजंस में। तो पहला डिफरेंस ये है, द नेचर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच का स्टेट कंट्रोल बहुत ज्यादा था, और फ्रांस या जो आपका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनपे नहीं था। यही एक बेसिक, ये एक रूट कॉज है। फिर नेवल सुपरमेसी, भाई ब्रिटेन की जो नेवी थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, और क्राइसिस के टाइम पर क्या होता था कि जो भी नेवल सप्लाई, या जब वॉर्स होते थे, तो जो भी नेवल सप्लाई फ्रांस को यूरोप से मिलनी रहती थी, इस सप्लाई को ही ब्लॉक कर देते थे। जब ब्लॉक कर देंगे, सप्लाईज नहीं रहेगी, तो वॉर में ऑब्वियसली बात है बैकफुट पे रहेंगे। तो नेवल सुपरमेसी ब्रिटिश की बहुत ज्यादा थी कंपेयर टू फ्रेंच। देन जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी और जो बंगाल फैक्टर था, ऑलरेडी मैंने आपसे बताया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहां के जो डायरेक्टर थे, उनका प्रॉफिट, उनका मोटिव था प्रॉफिट, एंड 1757 उनको मिल गया, प्लासी हुआ, प्लासी बाद उनको कंट्रोल हो गया बंगाल का। तो बंगाल बीइंग द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, बंगाल की जो फाइनेंशियल वेल्थ थी उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जो साउथ इंडिया में ब्रिटेन के फ्रेंच के साथ क्राइसिस चल रहा था, तो ये जो फाइनेंशियल वेल्थ आया बंगाल की वजह से, इसने भी एक क्रिटिकल रोल प्ले किया इन डिफीटिंग दी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और लास्ट था लीडरशिप एंड पर्सनल, ठीक है, हम रॉबर्ट क्लाइव की बात कर लें, हम स्ट्रिंगर लॉरेंस की बात कर लें, ये सब कुछ ऐसे जर्नल्स थे जिनको पता था कि किस तरीके से टीम वर्क, वैल्यू ऑफ टीम वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड की जाती है। अब ऐसा नहीं कि फ्रेंच में नहीं थे, फ्रेंच में भी थे, ठीक है, जैसे हम डुप्लेसिस की बात करते हैं, बट अगर हम बात करें एक डीपर टैलेंट की, अगर आप देखोगे तो फ्रेंच में डुप्लेसिस एक इंपॉर्टेंट लीडर था, लेकिन इस तरीके के वहां पे और नहीं थे। तो जो बेंच ऑफ टूल था, जो बेंच ऑफ पूल था, जो बेंच था लीडर्स का, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंपेयर टू फ्रेंच। और साथ में एक और मेजर ब्लंडर ये बताया जाता है कि जो डुप्लेसिस को इन्होंने रिकॉल कर लिया 1754 में, ये बहुत स्ट्रैटेजिक ब्लंडर था। बिल्कुल स्ट्रैटेजिक इवेंट के टाइम पर आपने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर को रिकॉल कर लिया, आपने फेथ नहीं रखा, ठीक है, और यही स्टेट इंटरवेंशन होता है। स्टेट इंटरवेंशन हुआ, स्टेट इंटरवेंशन के थ्रू ये सारी चीजें हुई, ठीक है। तो लीडरशिप एंड पर्सनल, जो लीडरशिप थी ब्रिटिशर्स की, वो काफी
डेप्थ थी, काफी डीप थी, उनको वैल्यू थी कि किस तरीके से टीम वर्क करना है एंड किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेबिलिटी आ सकती है। तो ये 4 रीजंस थे जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश की सक्सेसफुल हो गई और फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो ये था भाई पूरा आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियन। आई होप आपको ये कम टाइम में समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं। टास्क सिंपल ये है कि जितने भी इसके PYQs आए हैं भाई इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मैंने आपको सारी चीजें जो है कंसोलिडेट करने का ट्राई किया है, पूरा का पूरा फ्री है। ये पहली क्लास है, इस तरीके से 7 to 8 क्लासेस आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वो आएगा, फिर रिवोल्ट्स बिफोर 1857, फिर रिवोल्ट ऑफ 1857, फिर हम आपका पूरा इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्रोनोलॉजी देखेंगे। सारे के सारे फैक्टर्स जो है हम कंप्लीट करेंगे। 6 से 7 क्लासेस आने वाली, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी, इनिशिएटिव हेल्पफुल लगा, सिंपल रिक्वेस्ट है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट जरूर से करिएगा। एंड ये जो मैंने टास्क दिया है दैट यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, उसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। एंड जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स बताइए, एंड या फिर आप मेरे टेलीग्राम हैंडल या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं, इस क्लास को एंड करते हैं। अभी बहुत सी क्लासेस आने वाली हैं। मैं जो पॉलिटी से भी कुछ रिलेटेड प्लान कर रहा हूं, करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड प्लान कर रहा हूं। सो चैनल पर बने रहिए, कुछ एक्साइटिंग कंटेंट आने वाला है जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।